हेलो फ्रेंड्स, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस। आज हम दोनों न्यूज़पेपर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को गो थ्रू करेंगे। तो स्टूडेंट, धीरे धीरे आपका मार्च जो मंथ है वो भी एंड होने वाला है, लेकिन अभी तक जो ईरान इजराइल यूएस का वॉर है वो कन्फ्लिक्ट एंड होने का नाम नहीं ले रहा है। ऑल्दो देयर हैव बीन सर्टेन न्यूज़ रिगार्डिंग कि यहाँ पे यूएस ने या डोनाल्ड ट्रंप ने एक एजेंडा सेंड किया है और ईरान ने अपनी कंडीशंस पुट फॉरवर्ड करी हैं टू एंड द वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट। जो पहली न्यूज आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज विद रिगार्ड टू कि ट्रंप ने जो 15 पॉइंट्स एजेंडा सेंड किया उसके ब्रॉड फ्रेमवर्क क्या है और इसके काउंटर में ईरान ने क्या कंडीशंस लगाई है, उनको हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में हम और भी इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक न्यूज तो रिगार्डिंग आपकी रिलेट कर सकते हो आप 24 मार्च से, जब हमने वर्ल्ड टीबी डे को डिस्कस किया था और अभी हमने उसमें पढ़ा भी था कि इंडिया का टीबी एलिमिनेशन टारगेट था 2025 जो मिस हो चुका है। तो अब इंडिया जो है आगे उसके बाद स्टेप्स प्रोसेस क्या क्या ले रहा है। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमारा जो फाइनेंस बिल है वो पास हुआ है और निर्मला सीतारमन ने वहां पे पार्लियामेंट के अंदर में एक स्टेटमेंट दिया है कि यहां पे सेस और सरचार्ज लगाने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है, तो इसलिए यहां पे इस पावर को क्वेश्चन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा और भी कई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस है जिनको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ न्यूज आपके इंडियन एक्सप्रेस में एक्सक्लूसिवली आई हैं, जैसे कि जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स होती है यूनिवर्सिटी की, वो सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस में कवर हुई है, वो हिंदू में नहीं कवर हुई है, तो उनको भी हम अलग से गो थ्रू करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम सारी न्यूज हेडलाइंस को गो थ्रू करेंगे। ऑल्सो कमेंट बॉक्स मेरे पास ओपन है, अगर किसी का कोई भी सवाल है, कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट और हम उसको यहीं पे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूज। सबसे पहले हम अपडेट ले लेते हैं विद रिगार्ड टू द यूएस ईरान पीस टॉक्स। ओके, कि इस पीस टॉक्स के अंदर में अभी जो बात है वो कहां से कहां तक पहुंची है। ओके, तो सबसे पहले कि यस वी नो दिस कि भाई ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट जो है वो किन के बीच में, इजराइल और यूएस का इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहां पे, विच इज कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट है या ईरान इजराइल यूएस का जो कन्फ्लिक्ट है, इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था। ओके, तो हो सकता है ऑप्शंस के अंदर में एक जगह लिखा हो कि यहां पे द न्यूक्लियर बिल्डअप ऑफ ईरान या न्यूक्लियर वेपन बिल्डअप ऑफ ईरान, दैट वाज द कॉज। लेकिन व्हाट द एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन इज नोइंग व्हाट वाज द एग्जैक्ट पॉइंट, व्हाट वाज द एग्जैक्ट ट्रिगर जहां से ये स्पेसिफिक वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। तो वो होगा असैसिनेशन ऑफ अली खमेनी। तो जो पुराने, जो उनके पिछले आपके सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनको जब असैसिनेट किया गया तो उसके बाद में दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट जहां से हम कह सकते हैं कि इस बार का जो ईरान इजराइल यूएस कन्फ्लिक्ट है वो बिगिन हुआ। ओके, अब व्हाट यू नीड टू डू इन द कमेंट बॉक्सेस, यू हैव टू टेल मी हु इज द करंट सुप्रीम लीडर। ओके, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में से बताना है कौन करंट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है। ठीक है, तो अली खमेनी जो है वो पुराने थे, इससे पहले अली खोमेनी थे और अब कोई और खोमेनी है, बट उनका नाम क्या है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, इसके अलावा स्ट्रैटेजिक हॉटस्पॉट कौन सा पॉइंट, कौन सा जियोग्राफिकल वो पॉइंट है जो इस टाइम में सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। सो दैट इज ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज 20% जो ऑयल ट्रेड हो रही है, 20% जो ऑयल ट्रेड है आपकी, इट हैपन्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओनली। ओके, तो यहां पे दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब यहां पे द न्यूज इज कि यूएस ने एक 15 पॉइंट एजेंडा, एक प्रपोजल सेंड किया है ईरान को कि दीज आर द कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच यूएस इज रेडी फॉर अ सीज फायर। ओके, तो ईरान को ये प्रपोजल सेंड किया गया है एंड अगेन हमारे पास यहां पे कोई ऑफिशियल इसका डिक्लेरेशन नहीं है और द न्यूज विच वी हैव गॉटन दिस इज फ्रॉम एनोनिमस सोर्सेज। तो एनोनिमस सोर्सेज से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यूएस ने ये 15 पॉइंट एजेंडा भेजा है एंड इट हैज बीन सेंट थ्रू पाकिस्तान। ओके, अब पाकिस्तान जो खुद एक फेल्ड स्टेट है, वो यहां पे ईरान और यूएस के बीच में मीडिएट करने की ट्राई करेगा। एनीवे, तो यहां पे 15 पॉइंट प्रपोजल जो भेजा गया है उसके 15 पॉइंट्स आपको याद नहीं करने, बट यस यू नीड टू नो कि कितने पॉइंट्स का प्रपोजल था, 15 पॉइंट का प्रपोजल था। तो इसके ब्रॉड फ्रेमवर्क क्या है इसका, तो द ब्रॉड फ्रेमवर्क इज कि भाई यहां पे सीज फायर और डी एस्केलेशन के लिए इमीडिएट सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज होगा, एंड टू मिसाइल स्ट्राइक्स एंड मिलिट्री एस्केलेशन होगा। तो पहला पॉइंट एजेंडा क्या है कि ईरान को क्या करना है, यहां पे हॉस्टिलिटीज जो है उनको इमीडिएटली सीज करना है, जो मिसाइल स्ट्राइक्स
मिसाइल स्ट्राइक वो यूएस के एयर बेसिस पे कर रहा है, आसपास की जीसीसी कंट्रीज पे कर रहा है, उन सबको वहीं के वहीं उसे एंड करना पड़ेगा। ओके, और उसके एक्सचेंज में आपका जो यूएस है वो भी सीज कर जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहा है? द सेकेंड कंडीशन इज कि यहां पे ईरान को अपना जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको अबंडन करना पड़ेगा, यानी कि जो कुछ भी उसने प्रोग्रेस करी एक न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए, एवरीथिंग हैज टू स्टॉप राइट नाउ। और उसके बाद में जितनी भी उसकी सिविल न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान के अंदर में, उन सब के अंदर में इंटरनेशनल मॉनिटरिंग होगी अंदर IAEA। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एजेंसी। क्या कोई मुझे इस IAEA का फुल फॉर्म, क्या मुझे आप इसका फुल फॉर्म बता सकते हो? क्या इसका फुल फॉर्म बता सकते हो? एंड प्लस अगर पॉसिबल हो तो हेडक्वार्टर भी बता दो, बहुत आसान से सवाल हैं दोनों। ओके, एनीवे, तो यहां पे IAEA का हेडक्वार्टर कहां पे है और उसका फुल फॉर्म क्या है? तो सेकंड कंडीशन उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर को सीज फायर करने के लिए रखी है। तीसरी क्या है कि इन केस अगर ईरान एग्री करता है तो यहां पे उसके पर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं, ग्रेजुअली उन इकोनॉमिक सैंक्शंस को रिमूव कर दिया जाएगा और कंप्लायंस के लिए एक इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच यहां पे रेडी करी जाएगी कि जैसे जैसे कंप्लायंस आप शो करते जाते हो इंटरनेशनल प्रोग्राम का, धीरे धीरे आपको इंसेंटिव्स के तौर पे आपके सैंक्शंस को रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है विद रिगार्ड टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, व्हाट इज द व्यू ऑफ यूएसए? तो यूएसए ने कहा है कि यहां पे इस हॉर्मुज की स्ट्रेट को आपको रीओपन करना है और यहां पे यू हैव टू इंश्योर देयर इज फ्री नेविगेशन और यू हैव टू गारंटी कि अब यहां पे कोई भी ग्लोबल ऑयल सप्लाई के अंदर में कोई भी इंटरप्शन कोई भी कॉज नहीं करेगा। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है जिसमें फ्री नेविगेशन का जो इंटरनेशनल रूल भी है वो यहां पे ईरान को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज मिसाइल एंड मिलिट्री लिमिट्स। तो ये सिंपली कहता है कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यानी कि ना ही सिर्फ आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, आपको अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी रिस्ट्रिक्ट करना है। आपकी जो ऑफेंसिव मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, यानी दूसरे के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करने की जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये दो पॉइंट्स है, ये सिर्फ यूएस ही नहीं, इजराइल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईरान की जो रजीम है, करंट रजीम है, उसने ओपनली डिक्लेयर करा है कि एज एंड व्हेन दे वुड हैव न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज दे आर गोइंग टू लॉन्च अ वॉर अगेंस्ट इजराइल ओनली। तो इसलिए दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इजराइल को एश्योरेंस देने के लिए पॉइंट्स ऐड करे गए। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली अगेन टारगेटिंग इजराइल ऑल्सो एंड ऑल्सो द अदर स्टेट्स, जहां पे ईरान प्रॉक्सी वॉर करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। तो यहां पे रीजनल इन्फ्लुएंस को भी आपको कर्टेल करना पड़ेगा बाय नॉट सपोर्टिंग नॉन स्टेट एक्टर्स। तो हिजबुल्लाह है, एक हमास है, और इसमें आप एक और ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिस्ट ग्रुप को ऐड कर सकते हो, हुतीस। तो ये तीन ऐसे टेररिस्ट ग्रुप है जिनको ईरान जो है वो यूज करता है टू डिस्टेबलाइज दी स्पेसिफिक रीजन। ओके, तो यहां पे हिजबुल्लाह जो है, डू यू नो हिजबुल्लाह कहां पे? हिजबुल्लाह जो टेररिस्ट ग्रुप है वो एक्टिव है लेबनान में। हमास जो है, हमास तो चलो आप बताइए मुझे, हमास बहुत आसान है क्योंकि हूती जो है ये यमन के अंदर में ईरान का एक प्रॉक्सी ग्रुप है। ओके, तो यहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है इन स्टेट्स की, इन कंट्रीज की, उसको ईरान इन प्रॉक्सीज के थ्रू यहां पे बेसिकली इन्फ्लुएंस करना चाहता है। ओके, और यहां पे दिस इज द एम कि आपको प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट इज सिविलियन न्यूक्लियर कॉपरेशन, कि अगर यहां पे ईरान जो है ये इन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वी वुड बी रिमूविंग द सैंक्शंस आल्सो, एंड फ्यूचर में वी कैन इवन लुक फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। तो अगर आप मिलिट्री न्यूक्लियर यूज नहीं करते हो तो हम यहां पे सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन भी फ्यूचर में सोच सकते हैं। ओके, तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है 15 पॉइंट एजेंडा का। अगर ब्रॉड फ्रेमवर्क देखा जाए तो एग्जैक्टली क्या पॉइंट्स है वी डोंट नो, बिकॉज वो ओपन में नहीं है। हो सकता है एक दो दिन में हमारे पास ऑफिशियल उसका भी कम्युनिकेशन हो जाए, बट अभी करंटली हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि जो यूएस का प्लान है, यूएस का जो एजेंडा है वो क्या है, टू स्टॉप दिस या टू सीज दिस स्पेसिफिक वॉर इन द वेस्ट एशिया। ओके, लेकिन बात यह है कि यूएस ने अपनी डिमांड रख दी है, बट क्या ईरान ने उसको एक्सेप्ट किया है? तो ईरान ने यहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है विथ रिगार्ड टू द 15 पॉइंट एजेंडा, एंड इन एनी केस ईरान ने एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया है कि वी रिजेक्ट वॉट एवर यूएस इज प्रपोजिंग एंड वी हैव दीज 5 काउंटर प्रपोजल। तो ईरान ने वॉर को, कंफ्लिक्ट को एंड करने के लिए ये 5 टर्म्स जो है वो ले डाउन करें।
जिसमें पहला उसका कंडीशन है कि देयर शुड बी कंप्लीट हॉल्ट टू एग्रेशन, कि यहां पे जो एग्रेसिव एक्शन ईरान के अगेंस्ट में किया जा रहा है उसको कंप्लीटली यहां पे एंड कर दिया जाए। इसके बाद मिलिट्री अटैक्स भी हटाए खत्म हो जाने चाहिए, और जो यहां पे आप लीडरशिप को असैसिनेट कर रहे हो, इतने सारे लीडर्स जो हैं नेक्स्ट इन लाइन जो थे उन सबको आपने असैसिनेट करा है, इन सबको आपको इमीडिएटली एंड करना पड़ेगा, और जो वॉर को इनिशिएट करा है इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। ओके, तो कहीं ना कहीं यू आर आस्किंग डोनाल्ड ट्रम्प की यू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर इट, बेंजामिन नेतन्याहू यू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर इट, विच इज वेरी वेरी रेयर, विच इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि यहां पे जो ये लीडर्स हैं ये क्लेम करना, ये अकाउंटेबल अपने आप को मान ले कि वी आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द वॉर। सेकेंड इज दे आर आस्किंग फॉर सिक्योरिटी गारंटीज फॉर फ्यूचर में आप वापस से वॉर ना करो, इसके लिए वी वांट कॉन्क्रीट मैकेनिज्म। तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो यूएन के अंडर में हो सकता है, वो जो मेजर पावर्स है लाइक रशिया चाइना इनके एश्योरेंस के साथ हो सकता है, लेकिन ईरान वांट्स कंक्रीट मैकेनिज्म जिससे फ्यूचर में इस टाइप का कभी कोई कंफ्लिक्ट ना हो। और बाइंडिंग एश्योरेंसेज अगेंस्ट रजीम टारगेटेड एक्शंस, कि रजीम को टारगेट करते हुए एक्शंस के लिए हमें रीएश्योरेंस चाहिए कि आप इसको फ्यूचर में नहीं करोगे। ओके, तो ये बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है। थर्ड देखिए, थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, विच इज वॉर रिपेरेशन। वॉर रिपेरेशन क्या होता है कि भाई जो आपने नुकसान किया है उसके लिए आप हमें रिपेरेशन दो, आप हमें कंपनसेशन दो वॉर के लिए। तो इसमें जो कुछ भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया है, सिविलियन लॉसेज हुए, उन सबको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, और जो अग्रेसर्स हैं उनकी लायबिलिटी को फिर से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहां पे ईरान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्ट्रिक्ट कर दिया है। रीजन वाइड सीज फायर, तो यहां पे आपकी ईरान की नेक्स्ट कंडीशन क्या है, वहां पे वो कह रहे हैं कि आप यहां पे प्रॉक्सी वॉर मत करिए। ये क्या कह रहे हैं कि आपको सीज फायर जो वॉर है वो सिर्फ ईरान के अगेंस्ट में एंड नहीं करना है, लेकिन आपने जो लेबनान के अंदर में हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में, हमास के अगेंस्ट में, जो गाजा के अंदर में वॉर कर रखा है, इवन दैट हैज टू एंड। जो एलाइड ग्रुप्स हैं, ऑल रीजनल फ्रंट्स हैं, वहां सब पे आपको इन चीज को रिमूव करना पड़ेगा। व्हाट इज देयर क्लेम? दे आर क्लेमिंग कि देखिए ये जो हिजबुल्लाह है, ये जो आपका हमास है, ये हूती हैं, दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट्स, और यहां पे ईरान उनको डायरेक्टली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। दे आर या ईरान इज ओनली इनडायरेक्टली सपोर्टिंग देम बिकॉज इट बिलीव्स कि उनका जो कॉज है वो जस्ट है। ओके, सो देयर कॉज इज जस्ट, तो इसलिए आप यहां पे हमें फोर्स नहीं कर सकते हो कि हम उन ग्रुप्स की हेल्प ना करें और आप अपना अटैक एंड करिए, आप वहां पे इंटरफेयर नहीं करिए। तो यहां पे ये 4 पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं ईरान ने ले डाउन करें। पांचवा क्या है? सॉवरेनिटी ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये कहीं ना कहीं नेगोशिएशन को थोड़ा सा और ज्यादा अपने फेवर में करने के लिए, कि देखिए हम यहां से नेगोशिएशन स्टार्ट करें। व्हाट वी नाउ वांट इज कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इट शुड बी रिकॉग्नाइज एज ईरान्स राइट, ईरान की टेरिटरी। जैसे कि सूज कैनाल जो है वो इजिप्ट का है, ऐसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शुड बी रिकॉग्नाइज नॉट एज एन इंटरनेशनल वाटर, ये इंटरनेशनल पैसेज वे नहीं है, ये ईरान के अंदर में आता है, और इनके पास इसके ऊपर ईरान का नेचुरल और लीगल राइट है। विच मीन्स अगर वहां से शिप पास होती है तो ये सारा का सारा ईरान के कंट्रोल में होना चाहिए, एंड पॉसिबली फ्यूचर में ईरान शुड हैव द राइट टू गेट इवन मनी आउट ऑफ इट, कि यहां पे कोई अगर इस पैसेज को यूज करता है तो उसका पेमेंट जो है वो ईरान को होना चाहिए। दिस इज व्हाट ईरान इज क्लेमिंग। तो कहीं ना कहीं यहां पे जो ईरान टैक्टिक यूज कर रहा है उसको हम यूएस के डोनाल्ड ट्रंप की टैक्टिक से यूज कर सकते हैं, कि मैं यहां पे नेगोशिएशन मिडल से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं उसको पुश करूंगा टुवर्ड्स दैट साइड। ओके, और मैं यहां से नेगोशिएशन स्टार्ट करूंगा, तो अगर मैं यहां पर भी पहुंचता हूं तो इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर मी। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां से स्टार्ट कर रहा है, ईरान से जो लीडर है, नाम आपको बताना, मैं सेकंड यहां पे बता रहा हूं, उसका सरनेम खोमेनी ही है। तो अगर वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और मिडल वे ये है, तो वो नेगोशिएशन को इधर मुंह करने की कोशिश करता है, सो दैट कि जब नेगोशिएशन स्टार्ट हो तो हम कहीं यहां पे आके कंप्लीट हो। लेकिन ईरान ने क्या करा? ईरान ने भी अपनी नेगोशिएशंस को मिडल में आके ऐसा नहीं बनाया, ऐसी उनकी डिमांड्स नहीं है कि जो इजीली एक्सेप्टेबल, उनको टफ डिमांड्स दी हैं। तो यहां से नेगोशिएशन ईरान स्टार्ट करा है, सो दैट कि जब भी नेगोशिएशन एंड हो वो यहां पे एंड हो, ना कि मिड ऑफ द वे। तो दोनों पार्टीज कोशिश कर रही है प्रेशराइज करने की बाय सेंडिंग दीज स्ट्रिक्ट डिमांड्स, इतनी ज्यादा हैवी डिमांड सेंड कर रहे हैं विच एवरीवन नोस, विच बोथ पार्टीज नोस वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द अदर पार्टी। तो यहां पे या तो दोनों
प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या दोनों का ही यहां पे एजेंडा वॉर को एंड करने का नहीं है। ओके, तो दोनों हो सकते हैं। तो पहले 15 पॉइंट एजेंडा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद 5 कंडीशंस किसने लगाई है? ईरान ने लगाई है। ओके, तो अब आपको एज अ स्टूडेंट क्या करना है? आपको एक आइडिया रखना है सारी की सारी डिमांड्स का, कि इन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, रेदर देन रिमेंबरिंग एवरीथिंग 15 पॉइंट्स क्या है, 5 पॉइंट्स क्या है। तो एज अ स्मार्ट स्टूडेंट आप इस तरीके से इन टॉपिक्स को इजीली कवर कर सकते हो। इसके अलावा यहां पे जहां पर भी सीज फायर, जहां पर भी ये सीज फायर टॉक्स होंगी, उसकी पॉसिबल वेन्यूज हमें पता है, या तो ये पाकिस्तान में होंगी या फिर ये तुर्की में होंगी। टर्की नहीं है, अब वो तुर्की हो चुका है। इंग्लिश में टर्की लिखते थे, बट अब उन्होंने उसकी स्पेलिंग भी चेंज कर दी है, क्योंकि इस टर्की का प्रोनाउंसिएशन होता था तुर्की, लेकिन हर कोई टर्की ही बोल रहा था, तो इसलिए उन्होंने इसका जो ऑफिशियल नेम है वही चेंज कर दिया है। और यहां पे पॉसिबल है कि पाकिस्तान या तुर्की में से एक कंट्री जो है वो मीडिएटर या फैसिलिटेटर की तरह वर्क करे, बिकॉज अभी भी हमें यह इंफॉर्मेशन मिली है कि जो 15 पॉइंट एजेंडा अभी हमें पता है, दैट हैज बीन सेंड टू ईरान थ्रू दी रूट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज द वन जो करंटली यहां पे मीडिएट कर रहा है। ओके, सो दिस इज विथ रिगार्ड टू द अपडेट ऑफ ईरान इजराइल वॉर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज अभी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज इसके बाद आपके एग्जाम में सिर्फ एक पैसेज तो आएगा नहीं। लेट्स से अभी गारंटी सा लग रहा है कि ईरान इजराइल यूएस वॉर पे आपके एक पैसेज आने वाला है, लेकिन वो कितने हो जाएंगे? 5 या 6 क्वेश्चन। बाकी के जो 20 से 22 क्वेश्चन है वो किसी और टॉपिक पे आने वाले हैं, और इसमें एक बहुत ही ज्यादा चांसेस जिस टॉपिक के आने वाले हैं वो है क्लाइमेट चेंज का टॉपिक। वापस से क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है वो न्यूज में आना स्टार्ट हो चुका है। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट का भी टॉपिक है, एनवायरमेंट का भी टॉपिक है, यानी स्टैटिक और करंट दोनों का टॉपिक है। पिछले साल सवाल नहीं आया था, शायद मेरे को जितना ध्यान आ रहा है उससे पिछले साल भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सवाल नहीं आया, तो 2 साल हो चुके हैं आपके जब सवाल नहीं आया। तो इस बार में चांस है अब कि क्लाइमेट चेंज का सवाल आ सके। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, सीओपी क्या होते हैं, ये सब हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, जब आपका जो सीओपी है उन सब के बारे में न्यूज पेपर में आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है विथ रिगार्ड टू इंडियाज आईएनडीसी। ठीक है, तो ये आईएनडीसीज, एनडीसीज, ये सब क्या होते हैं और इंडिया के नए एनडीसीज क्या है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक नॉन क्लैट पर स्टूडेंट हैं, इट इज वेरी मच एडवाइजेबल कि आप ये जो पॉइंट्स हैं प्लीज इनको कहीं पे लिख लीजिए, बिकॉज ये वाले पॉइंटर्स आपके डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, लेट मी गो थ्रू एक बार का। आपने कमेंट्स करें तो यस, आइकॉनिक ने करा है, मुस्तबा खमीनी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने कि यस, जो करंट रूलर हैं अब, या करंट सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, इज द सन ऑफ अयतुल्ला अली खमीनी, और नेक्स्ट अयतुल्ला कौन बने? मुस्तबा खमीनी। ओके, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपने सेकंड सवाल मैंने आपसे पूछा था IAEA का फुल फॉर्म बताइए और उसका ईयर भी बताइए। ईयर नहीं, मैंने हेडक्वार्टर पूछा था, वैसे आपने ईयर बता दिया है, विच इज ऑल्सो करेक्ट एनीवे। तो IAEA जो है वो उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज और डेवलपमेंट से डील करने वाली ये एजेंसी है, जो 1957 में क्रिएट करी गई थी। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस स्पेसिफिक ग्रुप ऑल्सो। ओके, सो दिस इज ऑल्सो गुड। क्या कोई और भी इस अगर न्यूज एनालिसिस को लाइव वॉच कर रहा है, कैन दे आंसर कि भाई IAEA का हेडक्वार्टर कहां पे? वाई इट इज ऑलवेज 1 or 2 पीपल हु आंसर्स, ऑल्दो मेनी पीपल आर वॉचिंग इट राइट नाउ। एनीवे, तो अगर यहां पे मैं आ जाता हूं विथ रिगार्ड टू व्हाट एग्जैक्टली आर INDCs, व्हाट एग्जैक्टली आर NDCs, एंड व्हाट इज द न्यू अपडेट विच इंडिया इज गिवन। तो न्यूज की हेडलाइन से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडिया ने अभी यहां पे एक नया यहां पे प्रॉमिस किया है वर्ल्ड को कि इंडिया इज गोइंग टू टारगेट कि 2035 तक जो टोटल इनके एनर्जी कैपेसिटी है उसका 60% जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर सोर्सेज से हो, यानी कि रेदर देन यूजिंग कोल, नेचुरल गैस और अदर fossil fuels, we are going to use non-fossil fuel power sources, for example solar energy, wind energy, and it would even include nuclear energy, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो फॉसिल फ्यूल में काउंट नहीं होता है, वो रिन्यूएबल में नहीं काउंट होता है, लेकिन वो नॉन फॉसिल में काउंट जरूर होता है क्योंकि वो फॉसिल में नहीं आता है।
ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन होता है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में और फॉसिल नॉन फॉसिल के अंदर में। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी तो नहीं है, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका एक टाइम के बाद उसे आप रिन्यू नहीं कर सकते हो, लेकिन वो नॉन फॉसिल में काउंट होता है। तो इंडिया यहां पे क्या प्रॉमिस कर रहा है कि हम जो 60% आपका पावर सोर्स पावर जनरेशन करेंगे बाय 2035 वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा। ओके तो ये जो हमने प्रॉमिस करी है इट इज पार्ट ऑफ व्हाट। ओके तो यहां समझते हैं। तो शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूं कि देखिए क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए हमारा जो मेन लॉ है, मेन जो एग्रीमेंट है उसका नाम है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 1992 में हमने अडॉप्ट किया था। हमने से मतलब है पूरे ग्लोबली हमने उसको अडॉप्ट किया था अंडर यूनाइटेड नेशन। और यहां पे जो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है इट होल्ड्स अ कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर। ओके यहां पे ये हर साल एक कॉन्फ्रेंस करता है जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू दिस, जिन्होंने इसको साइन करा उन पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हो रही है, एज सिंपल एज दैट। तो जो ये COPs होती हैं ये एनुअल आपका अकरेंस है, हर बार किसी ना किसी एक कंट्री में होस्ट करी जाती है और इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर में ये डिसाइड किया जाता है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए टू फाइट क्लाइमेट चेंज। तो यहां पे जो कंट्रीज हैं ग्लोबली दे डिसाइड ऑन व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप विच वी शुड टेक टू कंट्रोल और मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या जरूरी हैं वो COP में डिसाइड होता है। तो इसी तरीके से आपकी COPs जो है वो रेगुलरली कंडक्ट होती रहती हैं। तो ऐसी ही एक COP हमने कंडक्ट करी थी जिसके अंदर में हमने डिसाइड किया था कि हर कंट्री जो है वो अपने खुद के नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो यहां पे प्रोवाइड करेगा। ओके तो यहां पे हमने जो पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था COP जो आपका था 21, COP 21 जो 2015 में हुआ था आपका, उसके अंदर में सब कंट्रीज ने डिसाइड करा कि हम सब यहां पे खुद के जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो यहां पे अपने प्रॉमिस करेंगे। अब व्हाट आर दिस नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन? तो यहां पे हर कंट्री को अगर हमें क्लाइमेट चेंज से फाइट करना है तो हर कंट्री को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि वो कैसे क्लाइमेट चेंज से फाइट करने वाला है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने वाला है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम CO2 एमिशंस को कम करें, हम यहां पे फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी पे मूव करें, हम जितना हो सकता है कार्बन सिंक्स क्रिएट करें जिससे हम यहां पे कार्बन एमिशंस को मिटिगेट कर सकते हैं। तो यहां पे हर कंट्री को क्या करना है, खुद के अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन करना है कि आपके नेशनल लेवल पे आपके क्या इंटेंडेड कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो, हमें वो बताइए। तो व्हाट एग्जैक्टली आर INDCs? तो INDCs आर वॉलंटरी क्लाइमेट एक्शन प्लान सबमिटेड बाय कंट्रीज बिफोर अडॉप्शन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट से पहले हर कंट्री को क्या करना था, अपने खुद के वॉलंटरी क्लाइमेट एक्शन प्लान्स बनाने थे कि आप क्या करने वाले हो। हर कंट्री बताएगा, इंडिया बताएगा, US बताएगा, चाइना बताएगा कि आप क्लाइमेट चेंज से कैसे फाइट करने वाले हो। तो ये इंटेंडेड टारगेट्स बताने वाला है। और यहां पे क्या है, कुछ भी यहां पे बाइंडिंग नहीं है, यहां पे सब क्या है अपना वॉलंटरी बता रहे हैं। इसके बाद में इन INDCs में से फिर आपको क्या करना है, जो हमारी ये UNFCCC है इसको आपके जो फाइनलाइज्ड हैं NDC सबमिट करने हैं। आपको क्या करना है, आपको जो फाइनलाइज्ड है कि यस दिस इज समथिंग यू कैन प्रॉमिस टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो आपको यहां पे सबमिट करने हैं टू द UNFCCC। ओके UNFCCC करने। अब ये जो है ये लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इनका सिग्निफिकेंस बहुत हाई है, बिकॉज जब लार्ज कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, US ये कुछ प्रॉमिस करते हैं तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत होता है, और अगर आप उन्हें फुलफिल नहीं करते तो ये कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिकल रेप्यूटेशन, आपकी इंटरनेशनल रेप्यूटेशन को हार्म करता है कि ये कंट्रीज जो है ये सिर्फ बातें करते हैं और ये वैसे कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ओके तो यहां पे आपके इंटरनेशनल रेप्यूटेशन के लिए और बाकियों के लिए एग्जाम्पल बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे INDC भी वॉलंटरी है, NDCs भी आपके कह सकते हैं कि लीगली नॉन बाइंडिंग है, बट पॉलिटिकली आप कह सकते हो कि ये बाइंडिंग हो जाती है। अब यहां पे जो INDCs हैं आप पेरिस एग्रीमेंट से पहले और पेरिस एग्रीमेंट के बाद आपको हर 5 साल के अंदर में देनी है। तो लेट्स से अगर मैंने कोई गोल फिक्स करा, लेट्स से इनिशियली मैंने गोल फिक्स किया था 35% का, धीरे धीरे मैंने उसको बढ़ा के 50% करा, अब मैं 60%, 70% इस तरीके से उसको जो कंट्रीब्यूशन है मेरा उसको इंक्रीज करूंगा। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे कंट्रीब्यूशन को सिर्फ एक बार डिफाइन करना है, हमें टाइम टू टाइम क्या करना है, उनको अपडेट करते रहना है।
ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने इससे पहले भी हमारे जो एनडीसीज हैं वो डिपॉजिट करे थे, अब हम उनको अपग्रेड करके नेक्स्ट लेवल पे सेंड कर रहे हैं। ओके, इसके की फीचर्स क्या है? तो यहां पे इंडिया जब भी क्लाइमेट चेंज के लिए इंटरनेशनल नेगोशिएट करता है तो उसका प्रिंसिपल सिंपल सा है, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ CBDRRC। ओके, CBDRRC बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। CBDRRC, CBDR का फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इट स्टैंड फॉर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड respective capabilities। ओके, तो यहां पे देखो CBDRRC का फुल फॉर्म क्या है और ये प्रिंसिपल क्या है। ये क्या कहता है कि हम बिलीव करते हैं इस इंटरनेशनल प्रिंसिपल में कि एवरीवन हैज अ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम नहीं हो सकती, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए। और वो इस पे भी मैटर करता है, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि हर कंट्री की कैपेबिलिटी क्या है। और इसको इस तरह समझो कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी सेम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज भी डिफरेंट है और उनकी यहां पे जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो भी अलग है। तो यहां पे ये सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डिटरमाइन करने के लिए आपको सबकी कैपेबिलिटीज को भी देखना पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं डेवलपिंग कंट्रीज की बात करूं तो चाइना और इंडिया की जो कैपेबिलिटीज हैं फाइट करने की वो डिफरेंट है। चाइना, इंडिया और बाकी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं लाइक ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया, इन सब की भी कैपेबिलिटीज अलग हैं। तो यहां पे मैं ये नहीं कह रहे हम कि डेवलपिंग की और डेवलप की सेम होनी चाहिए। दे आर सेइंग कि यहां पे डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में भी डिपेंडिंग ऑन की कैपेबिलिटीज क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए। तो इंडिया का प्रिंसिपल जो है वो इक्विटी का बेस्ड है कि भाई जो सिचुएशन है उस तरीके से हमें यहां पे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना चाहिए। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए हर कंट्रीज को एनडीसीज डिपॉजिट करने होते हैं, सबमिट करने होते हैं और अकॉर्डिंगली उनको फुलफिल करने के लिए डिफरेंट एक्शंस लेने होते हैं। तो यहां पे इंडिया ने सबसे पहले अपने आईएनडीसीज को कब डिक्लेयर करा था? तो सबसे पहले इफ यू रिमेंबर 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट से जस्ट पहले इंडिया ने अपने ये कमिटमेंट जो थे वो ले डाउन करे थे कि 2030 तक आई एम गोइंग टू अचीव दीज स्पेसिफिक टारगेट्स। तो पहला टारगेट हमने क्या कहा था कि हम 40% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बनाएंगे फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स। तो इफ यू रिमेंबर फॉसिल और नॉन फॉसिल का डिफरेंस मैंने बताया कि 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस। सेकेंड हमने क्या कहा, 30 से 35% रिडक्शन करेंगे हम एमिशन इंटेंसिटी में फ्रॉम 2005 लेवल। एमिशन इंटेंसिटी की अगर शॉर्ट में समझाऊं मैं, एमिशन इंटेंसिटी का मतलब यह है कि मैं अगर कोई भी काम कर रहा हूं, कोई भी प्रोडक्शन कर रहा हूं, उसमें मेरा जो CO2 का एमिशन है वो कितना है। मैं 1 किलो CO2, अगर लेट से मैं 10 kg कोई सामान बना रहा हूं तो मेरा CO2 का उसमें कंट्रीब्यूशन कितना है। क्या मैं लेट से 1 kg आपका CO2 बना रहा हूं, 2 kg CO2 बना रहा हूं या क्या? तो वो क्या शोकेस करेगा? एमिशन इंटेंसिटी। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं 10 kg प्रोडक्शन में लेट से पहले 2 kg CO2 बनाता था तो अब मैं इंटेंसिटी कम करूंगा, यानी वही 10 kg बनाने के लिए अब मेरा CO2 एमिशन जो होगा वो कम होगा। तो मैं बेटर टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, बेटर मेथड यूज करूंगा जिससे मेरा CO2 एमिशन कम हो सकता है। ओके, तो सेकंड मैंने ये प्रॉमिस किया था। थर्ड इज क्रिएशन ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 कार्बन सिंक। ओके, तो मैं कार्बन सिंक, जहां पे कार्बन को मैं डिपॉजिट कर सकता हूं, इस तरीके में कार्बन सिंक बनाऊंगा। सबसे अच्छा कार्बन सिंक माना जाता है जब आप एफॉरेस्टेशन करते हो, ट्रीज लगाते हो, क्योंकि आई एम श्योर यू आर अवेयर, आपने ये बेसिक बायोलॉजी में पढ़ा था कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बेसिकली एक्सेल करते हैं, डिलीवर करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं। तो हम एक तरीका है कार्बन सिंक क्रिएट करने का कि मैं एफॉरेस्टेशन यहां पे यूज करूं। इसके अलावा नाउ वी हैव बेटर टेक्नोलॉजीज लाइक CCUS, जिससे मैं कार्बन को कैप्चर, यूटिलाइज एंड स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आईएनडीसीज कब आए थे? सबसे पहले आईएनडीसीज हमने डिक्लेयर करे थे 2015 में, बट लाइक आई सेड कि आपको हर 5 साल में इनको अपडेट करना है। सो बिकॉज ऑफ कोविड हम इसे अपडेट नहीं कर पाए थे, तो नेक्स्ट जो हमने अपडेट करा था वो 22 में करा था। और हमने हमारे जो ऑफिशियली अपडेटेड एनडीसीज थे, तो देखिए यहां पे हमने इनको डिपॉजिट नहीं करा था। पहली बार हमने डिपॉजिट कब करा है?
2022 में जाके, 2015 में करने थे हमने, हमारे एनडीसी कब दिए हैं, 2022 में दिए हैं। ओके, एनीवे, तो जो हमने दिए थे दोज वर आल्सो एम्बिशियस। तो देखिए ऐसा नहीं है हमने सेम जो 2015 में थे वही 22 में सबमिट करे, हमने अपडेट करके दिया। हमने क्या कहा कि अब मैं 40% नहीं 50% का मैं यहां पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनाने का, नॉन फॉसिल सोर्सेज का यहां पे प्रॉमिस करता हूं। सेकंड है कि मैं यहां पे 45% रिडक्शन करूंगा एमिशन टारगेट का। कार्बन सिंक का टारगेट जो था वो अनचेंज था, वो 2.5 से 3 बिलियन टन का ही था, विच इज ऑल्सो अ वेरी बिग नंबर। तो यहां पे 22 में मैंने सेकेंड अपडेट करा। इसके बाद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ जाएगा, ये 5 जो है पंचअमृत, ये जो 5 पंचअमृत है इन पे 5 स्टार्स लगा के आप याद कर लेना प्लीज। इंडिया ने अपने पहली बार जो एनडीसीज हैं उनको ऑफिशियली डिक्लेयर करा था, उनके लिए एक टाइमलाइन सेट करी थी कि यस दीज आर गोइंग टू बी द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ इंडिया इन द नियर फ्यूचर। अभी एज ऑफ नाउ 2020 के बाद में हमारे ये स्पेसिफिक गोल्स होने वाले हैं। तो यहां पे ये 5 पंचअमृत जो ये हमने कब डिक्लेयर करे थे, सो दीज वर डिक्लेयर इन COP26 जो ग्लासगो में कंडक्ट हुई थी इन 2021। तो 2021 में जो ग्लासगो में COP26 हुई थी वहां पे इंडिया ने पंचअमृत अपने गोल्स डिसाइड करे थे। सारे पांचों के पांचों आपको याद होने चाहिए। वैसे ईयर इनका आसान है याद करना, क्योंकि 4 में 2030 है, 1 में 2070 है। ओके, और ये अच्छे से आपको पता होने चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा 5th गोल जो लॉन्ग टर्म गोल है कि हम नेट जीरो स्टेटस अचीव करना चाहते हैं बाय द ईयर 2070। तो ये भी आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ग्लोबल गोल जो है वो 2050 है, लेकिन इंडिया का गोल जो है वो 2070 है नेट जीरो का, कि हम 2070 तक नेट जीरो कंट्री बनना चाहते हैं। इसके बाद और क्या गोल्स है हमारे, कि हम कह रहे हैं कि हमारी 500 गीगावाट जो कैपेसिटी है बाय 2030 वो नॉन फॉसिल फ्यूल से बनेगी। यानी कि जो हम यहां पे हमारी जो भी नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम उससे ही प्रोड्यूस करेंगे। ओके, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग। यानी कि हम जो एडिशंस करने वाले हैं वो नॉन फॉसिल फ्यूल के होंगे प्राइमरली। सेकेंड इज कि हम रिन्यूएबल एनर्जी, यहां नॉन फॉसिल है या रिन्यूएबल है, 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट वुड बी फुलफिल्ड बाय रिन्यूएबल्स बाय 2030। यानी हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको 50% अब रिन्यूएबल एनर्जी से यहां पे फुलफिल किया जाएगा। थर्ड इज कि रिड्यूस एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030। ये एक एब्सोल्यूट यहां पे हमने कंडीशन यहां पे पुटअप करी है, विच इज कि अगर हम लेट से पहले 5 बिलियन टन का CO2 प्रोड्यूस करते थे तो बाय 2030 हम 5 नहीं 4 बिलियन करेंगे। यानी हम यहां पे ये ऑफिशियली कह रहे हैं, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम हमारे एमिशन को कम करने वाले हैं। 5 बिलियन से हम 4 बिलियन टन पे आ जाएंगे, या 50 से हो सकता है आपका 49 बिलियन पे आ जाए अगर इतना हाई है तो। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं एमिशन इंटेंसिटी। अगेन कितना CO2 मैं प्रोड्यूस करता हूं फॉर ईच एक्टिविटी, उस इंटेंसिटी को मैं रिड्यूस करूंगा बाय 45% एज कंपेयर टू 2005 लेवल। ओके, तो यहां पे ये 4 गोल जो हैं ये मुझे 2030 तक अचीव करने हैं, और ये गोल जो है मुझे 2050 तक अचीव करना है। ओके, इसके अंदर में एक खुशखबरी ये है, आप कह सकते हो कि जो 50% की रिक्वायरमेंट है ये हमने अचीव कर ली है, ये अचीवमेंट हमारी हो चुकी है। इसलिए हमने अब क्या है, नए कमिटमेंट्स यहां पे दिए हैं जो 2035 तक, तो ये 2030 के गोल्स थे, ये अचीव हो चुके हैं कुछ, तो इसमें हमने अपडेशन करें कि हम 2035 तक अब क्या गोल अपनाने वाले हैं। तो पहला गोल है कि जो हमारा नॉन फॉसिल सोर्सेज का जो गोल है इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का, वो अब 60% हो चुका है। रिमेंबर इन ऑल 3 केसेस द ईयर इज 2035। बाय 2035 हम इसे अचीव करने का यहां पे प्रॉमिस कर रहे हैं। सेकेंड इज कि 45 नहीं, अब हम कह रहे हैं कि एमिशन इंटेंसिटी को हम 47% तक रिड्यूस करेंगे फ्रॉम 2005 लेवल इन 2035। और थर्ड इज कि जो अब हमने फाइनली चेंज कर दिया है कि 2.5 से 3 बिलियन टन का CO2 सिंक नहीं, अब हम कार्बन सिंक जो है वो 3.5 से 4 बिलियन टन के CO2 इक्विवेलेंट का कार्बन सिंक यहां पे क्रिएट करेंगे। तो ये जो तीनों नए कमिटमेंट्स हैं ये तीनों आपके काम के हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। इफ यू आर आस्किंग कि सर ये याद करने नहीं करने, भाई ये भी याद करने, ये भी याद करने, और इससे पहले में एटलीस्ट जो ईयर है वो आपको याद होना ही चाहिए 2015 का। ओके, सो दिस इज विथ रिगार्ड टू द इंडियाज
न्यू एनडीसीज डिक्लेयर्ड रिसेंटली टू द यूएनएफसीसीसी। आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गई होगी। इन केस आपको नहीं आई है तो एक बार वापस से गो थ्रू कर लेना इस न्यूज को, आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा। फिर भी कोई सवाल है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आप क्लैट पर स्टूडेंट है तो यू कैन ऑलवेज विजिट द सेंटर एंड टॉक टू अ जीके फैकल्टी। ओके, तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उड़ान स्कीम है। इसके अंदर में कैबिनेट ने इसकी जो मॉडिफाइड स्कीम है, रिवैम्प मतलब नई जो स्कीम है उसको चेंज करके कुछ उसको वापस से अप्रूव कर दिया है, और सब्सिडी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करे गए हैं। तो यहां पे सब्सिडी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हैं, पुरानी स्कीम क्या थी, नई स्कीम क्या, उसके हमें जो पॉइंटर्स उनको गो थ्रू करना पड़ेगा। इस स्कीम के ऊपर पे पहले एलेट में सवाल आ चुका है, सिंपल सवाल था, लेकिन ये जो स्कीम है इसके ऊपर पे सवाल अब भी आ सकता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस, बहुत ही अच्छी स्कीम है। उड़ान स्कीम का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। उड़ान स्टैंड्स फॉर उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक मतलब कि कॉमन मैन जो है वो इजीली एयर ट्रैवल कर सके, उसके बेनिफिट के लिए स्कीम को यहां पे अडॉप्ट किया गया है। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस स्कीम इज, तो उसको हम समझेंगे। इसको अगर ब्रॉडली समझे तो ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है कि भाई यहां पे जो आपके टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं, जहां पे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी या फ्लाइट्स कनेक्टिविटी कम होती है, फ्लाइट्स मूव ही नहीं करती हैं, उन एयरपोर्ट्स को, उन रूट्स को यहां पे आपका एक बार का प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, उनको फिजिबल बनाने के लिए ये आरसीएस स्कीम लॉन्च करी गई है, जिसके अंदर में एयरप्लेन कंपनीज उन रूट्स पे भी फ्लाइट्स को रन करें। इसके लिए उन्हें हर पैसेंजर के लिए, हर फ्लाइट के टिकट के लिए यहां पे कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है। ओके, तो यहां पे ये जो स्कीम है इट वाज मोर और लेस सक्सेसफुल, 50% इसका रेशियो रहा है। तो अब यहां पे स्कीम का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया था, तो अब यहां पे इसका जो सेकेंड वर्जन है, उड़ान 2.0 है या रिवैम्प्ड वर्जन है, उसको अब अप्रूव किया गया है। ओके, तो जो ओरिजिनल स्कीम थी दैट वाज लॉन्च्ड इन 2017, उड़े देश का आम नागरिक 2017 में लॉन्च करी गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसके अंदर में जो अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, तो लेट्स से कि आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ राजस्थान। जयपुर इज द मेन एयरपोर्ट यहां पे, जहां पे राजस्थान से अगर किसी और आपको स्टेट में ट्रैवल करना है तो आपको इजीली फ्लाइट्स अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई लेट्स से दिल्ली से, मुंबई से अगर जोधपुर जाना चाहता है या जैसलमेर जाना चाहता है तो यहां पे डायरेक्ट फ्लाइट्स तो नहीं मिलेंगी। ओके, तो उड़ान स्कीम से पहले की बात कर रहा हूं। एंड इसके बाद में भी पॉसिबल यह है कि आपको जयपुर से भी जैसलमेर की या जोधपुर की या बीकानेर की आपको कनेक्टिंग फ्लाइट्स नहीं मिलेगी। तो यहां पे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर में गवर्नमेंट का प्रपोजल क्या है कि देखिए, आप इन रूट्स को, आपके रूट से वायबल हो जाएं, इसलिए हम क्या करेंगे कि आप इन फ्लाइट्स पे रन करिए और हम आपको पर पैसेंजर यहां पे कोई सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि इसमें कहा गया था कि 2500 रुपीज का सब्सिडी मिलेगा 1 घंटे की फ्लाइट के लिए। ओके, तो अगर आप लेट से कि 3000 का आपका टिकट है और यहां पे जोधपुर से आपको, जयपुर से जोधपुर जाना है, जो लेट से 1 घंटे का फ्लाइट है, तो 2500 गवर्नमेंट पे करेगा और 500 जो है वो आपको यहां पे बेयर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहां पे गवर्नमेंट जो है यहां पे इस तरीके से सपोर्ट कर रही है। एयर ट्रेवल को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल बनाने के लिए, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को कनेक्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो ओरिजिनल जो आपकी उड़ान स्कीम है उसके की फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहले एयर फेयर कैप्स कर दिया गया पैसेंजर के लिए कि भाई 2500 रुपए। ओके, तो इस तरीके से भी है ये कि 2500 रुपए पर आवर ऑफ फ्लाइट, तो 1 घंटे की अगर फ्लाइट है तो उसमें 2500 रुपए से ज्यादा कंपनी चार्ज नहीं कर सकती है। और यस, यहां पे कंपनी, यहां पे जो गवर्नमेंट है वो यहां पे सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग है, यानी कि एयरलाइंस को यहां पे जो गैप क्रिएट हो रहा है, लेट्स से कि अगर मैंने कहा कि फ्लाइट का टिकट 2500 से ऊपर नहीं हो सकता है, लेकिन फ्लाइट को रन करने का टिकट है 2800 रुपए। ओके, एक पैसेंजर पे 1 घंटे की फ्लाइट का टिकट जो बन के आता है वो तो 2800 रुपए आता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि 300 रुपए जो है हम आपको यहां पे प्रोवाइड कर देंगे अप टू अ लिमिट। वो कुछ भी लिमिट नहीं हो सकती, अप टू अ लिमिट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसलिए, और उसका रीजन क्या है कि भाई लेस प्रॉफिटेबल रूट्स पे भी एयरलाइंस ऑपरेट कर सके, इस चीज को एंश्योर करने के लिए वीजीएफ फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करी गई है। सब्सिडी फंडिंग कहां से आती थी, गवर्नमेंट खुद के जेब से पैसा नहीं देती थी। एक यहां पे जो बाकी की फ्लाइट्स होती है उन पे एक आरसीएस लेवी लगाना स्टार्ट हो गया। तो आप अगर लेट से दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हो या बैंगलोर से हैदराबाद जा रहे हो तो ये एक नॉन उड़ान फ्लाइट हो जाएगी, क्योंकि ये टीयर 1 सिटीज को कनेक्ट करती है। तो यहां पे जो आपका टिकट होता है उसके अंदर में ये एक लेवी लगाई जाती है, जिसका पैसा यूज किया जाता है इन वाले एरियाज को प्रॉफिटेबल करने के लिए।
अब इस उड़ान स्कीम में एम्बिशन तो बहुत था, लेकिन बिकॉज ये इतनी ज्यादा आपकी प्रॉमिसिंग नहीं थी, वायबल नहीं थी, तो इसमें कई इश्यूज है। जैसे कि जैसे ही सब्सिडी पीरियड एंड हुआ, बहुत सारे रूट्स थे वो अनवायबल हो गए। तो यहां पे ये 2500 का अगर मैंने ये कैप हटाया, तो उसके बाद में जो नंबर ऑफ पीपल हैं, दोज हु वर यूजिंग दोस फ्लाइट, दे स्टॉप्ड यूजिंग दोस फ्लाइट। ओके, सब्सिडी सपोर्ट था वो 3 साल के लिए था, और 50% रूट्स को डिसकंटिन्यू हो गया। यानी अगर मैंने 100 जगह फ्लाइट चलाई थी, तो 50 फ्लाइट जो थी वो आपकी रूट जो थे वो आपके अनवायबल हो गए, उन पे फ्लाइट चलना बंद हो गई एज सुन एज द सब्सिडी वर एंडेड। तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या करा है, अपनी नई स्कीम लेकर आए, और इसमें अब क्या करा है, अब ये वाली जो स्कीम है जो 2026 में स्टार्ट हो रही है, ये अब अगले 5 साल के लिए, तो 2026-27 से 2030-31 तक ये स्कीम चलती रहेगी। ओके, अब सब्सिडी जो है, अब यहां पे कोई लेवी नहीं लगाई जा रही है, गवर्नमेंट सीधे अपने फंड में से ये देने वाली है 28,000 करोड़ रुपए। 28,000 करोड़ रुपए जो है वो इस स्पेसिफिक स्कीम के लिए अलग से बजटेड करे गए हैं। इसके अलावा 100 एयरपोर्ट्स को यहां पे रीडेवलप किया जाएगा, और 200 हेलीपैड जो है वो भी प्लान करे गए हैं, जिससे हम जो आपके रिमोट एरियाज हैं, जहां पे ज्यादा पब्लिक नहीं जाती, कम जाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर का रिक्वायरमेंट जहां हो सकता है, वहां पे हम हेलीपैड डेवलप करेंगे। जहां पे एयरपोर्ट रिवाइवेबल है, वहां पे एयरपोर्ट्स को रिवाइव किया जाएगा। ओके, तो यह है आपका उड़ान स्कीम का नया वर्जन। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जीके का और लीगल का भी, एंड द कंटेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से कि अराउंड 3 to 4 आर्टिकल्स आर देयर। ओके, एक तो आपका एडिटोरियल या फ्रंट पेज, आपके एडिटोरियल पेज में हिंदू के अंदर में, कल जो था वो आपका इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आया था, और पॉसिबल है कि ये जब तक इशू चल रहा है तब तक इसके ऊपर पे बहुत सारे एडिटोरियल न्यूज जो है आपको पढ़ने को मिलती रहेंगी, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट रिलेटेड इशू। सो द इशू इज कि गवर्नमेंट जो है वो एक नया बिल लेकर आई है, और करंटली वो राज्यसभा में पास भी हो चुका है, तो अब वो लोकसभा जाएगा, तो पॉसिबल है यहां पे कि ये पास हो जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को यहां पे बेसिकली ओवररूल कर रहा है। ओके, तो यहां पे वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है उसको समझेंगे, और अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद एक लॉ भी बनाया गया था, उस लॉ के प्रोविजंस क्या थे, और अब जो नया बिल आया उसके प्रोविजंस क्या है, इन तीनों को हम कंपेयर करने वाले हैं, और यहां पे इस इश्यू को समझने वाले हैं। तो यहां पे इश्यू है आपके विद रिगार्ड टू ट्रांसजेंडर राइट्स इन इंडिया। बट सबसे पहला जो क्वेरी या क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, इट इज हु एग्जैक्टली इज अ ट्रांसजेंडर। ओके, तो जैसे यहां पे हमारी जो यूजुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ट्रांसजेंडर की, कि इट इज समवन जो ना तो आपका मेल है ना ही फीमेल है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि यहां पे जेंडर वर्ड यूज किया गया है, और जो आप कह रहे हो मेल और फीमेल, वो सेक्स होता है। ओके, तो जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी होती है दैट इज सेक्स रिप्रेजेंट्स आवर बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, एंड बायोलॉजिकली there are only 2 sex possible। 2 ही सेक्सेस पॉसिबल होते हैं नेचर के अंदर में, बायोलॉजी में, विच इज ईदर यू कैन बी अ मेल और यू कैन बी अ फीमेल। तो जो ट्रांसजेंडर्स हैं, अगर हम उनका बायोलॉजिकल चेक कराएंगे जो क्रोमोसोम्स के बेसिस पे डिसाइड होता है, सो दे वुड ईदर कैटेगराइज, सेक्स वुड बी कैटेगराइज एज ईदर मेल और एज फीमेल। Then what exactly is gender? So gender is not your biological identity, gender is your cultural या social identity। इट इज योर सोशल आइडेंटिटी, विच इज कि हाउ सोसाइटी परसीव्स यू। और इसको एक स्टेप और आगे ले जाके जो नालसा का जजमेंट है, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जेंडर इज नॉट जस्ट द सोशल आइडेंटिटी, जेंडर डज नॉट जस्ट डिफाइंस योर सोशल आइडेंटिटी, इट इज योर सेल्फ आइडेंटिटी। इट इज अ पर्सन सेल्फ आइडेंटिटी, यानी आप क्या हो, आप अपने आप को किस जेंडर में बांधते हो अपने आप को, ये खुद आप सेल्फ आइडेंटिफाई करोगे। ओके, तो कहीं ना कहीं इट शोज कि जो ट्रांसजेंडर है ये भी अपने आप में एक अलग जेंडर है। ओके, तो सिर्फ बाइनरी में लिमिट कर देना जेंडर को, दैट इज नॉट करेक्ट। दैट वाज द व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जेंडर जो है वो एक फ्लूइड आइडेंटिटी है। फ्लूइड आइडेंटिटी का मतलब यह है कि ये मेल से फीमेल, अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं, या मेल फीमेल की जगह मैं कहूं मेन और वुमेन के बीच में ये फ्लूइड आइडेंटिटी है, जो कहीं पर भी स्केल पे कहीं पर भी आ सकती है।
ओके तो यहां पे हर किसी पर्सन के पास में राइट होना चाहिए, ट्रांसजेंडर के पास में राइट होना चाहिए कि वो अपने आप को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो नालसा केस के अंदर में ट्रांसजेंडर पर्संस को रिकॉग्नाइज करा गया था एज थर्ड जेंडर। ओके कि यहां पे देयर आर 3 जेंडर्स नाउ, एक तो है मेन, एक है विमेन एंड एक है आपका ट्रांसजेंडर। क्लियर है? आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। तो सेक्सुअली तो आप या तो मेल या फीमेल होगे, वो बायोलॉजिकल ट्रेट पे डिपेंड करता है, बट सोशल ट्रेट जो है आपकी जो आइडेंटिटी है तो वो आपकी किस में होती है? वो मेल फीमेल नहीं, वो मेन और विमेन में होती है। ये आपकी सोशल आइडेंटिटीज हैं। और ट्रांसजेंडर जो है ये एक थर्ड जेंडर है। और यहां पे ट्रांसजेंडर अगर कोई अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चाहता है तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट का प्रोसेस नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगी, कोई अथॉरिटी नहीं डिसाइड करेगी, इट वुड बी थ्रू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। तो अगर कोई ट्रांसजेंडर, कोई पर्सन अपने आप को एज अ ट्रांसजेंडर रिकॉग्नाइज करना चाहता है, LGBTQ में किसी और कैटेगरी में अपने आप को इंक्लूड करना चाहता है, तो ये उसका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट है। ओके तो यहां पे नालसा के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये 2014 का जजमेंट है ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के राइट को यहां पे रिकॉग्नाइज करा था, जो सीधे फ्लो करता है फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 21। तो जो राइट टू लाइफ है उससे डायरेक्टली आपका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट जो है वो निकल के आता है। तो सेल्फ आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज एनी जेंडर इज योर फंडामेंटल राइट, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा था। तो इसके अलावा आपको कोई मेडिकल या सर्जिकल प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, और गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया कि आप इंश्योर करिए एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब्स, हाउसिंग, कहीं पर भी ट्रांसजेंडर्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी टाउनशिप में रहते हैं, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो वहां पे जो आपके डिफरेंट फ्लैट्स होते हैं, उसके जो फ्लैट ओनर्स अगर वो रेंट पे देना चाहते हैं तो वो अपने उन रेंटिंग के अंदर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, विच इज वेरी कॉमन विद अ ट्रांसजेंडर पर्सन। तो यहाँ पे एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, जॉब्स के अंदर में, हाउसिंग के अंदर में यहाँ पे इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो, और आपको कोई भी मेडिकल और सर्जिकल प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं, और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का भी राइट है। तो जब गवर्नमेंट ने, जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने यहां पे एक नया लॉ इनेक्ट करा, ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2019। तो 2014 का लॉ है, 2019 के अंदर में क्या होता है, ये आपका एक लॉ बन के आता है, पार्लियामेंट का लॉ आता है, जिसके अंदर में उन्होंने जो आपका ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी है उसको एज अ थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया। ओके सो दे वर रिकॉग्नाइज एज अ थर्ड जेंडर। ठीक है, तो ये आप ऐसे समझिए कि अगर आपको कोई फॉर्म भरना है, आप क्लैट का फॉर्म भर रहे हो, उसमें सिर्फ मेल फीमेल नहीं आएगा आपका, वहां पे अब आपको यहां पे थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन दिखना मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइट टू सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी। तो आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, आप कैसे अपने आप को परसीव करते हैं, सेल्फ आइडेंटिफाई करने का जो राइट है वो भी लीगली रिकॉग्नाइज था। लेकिन यस, आगे जाके कोई लीगल इश्यूज क्रिएट ना हो, आपकी कोई जेंडर आइडेंटिटी को एक बार कंफर्म करने के लिए कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हो रहा है, आपको सर्टिफिकेट लेना है विच वुड बी इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ही और शी इज गोइंग टू बी द इशूइंग अथॉरिटी फॉर अ सर्टिफिकेट विच वुड प्रूव कि आप यस आप इस कम्युनिटी ट्रांसजेंडर से बिलोंग करते हैं। ओके, एक चीज ध्यान रखना, जो ट्रांसजेंडर की आप आइडेंटिटी आपके दिमाग में जो हिजड़ा कम्युनिटी या जो किन्नर कम्युनिटी है वो आती है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। उसके अलावा भी ट्रांसजेंडर आप हो सकते हो, और भी लोग आ सकते हैं उसमें। ओके, सो दैट्स नॉट नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, हाउसिंग। यहां पे किसी भी इन सेक्टर्स के अंदर में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, और अगर कोई करता है तो इनके अगेंस्ट में पनिशमेंट का स्कोप भी यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म किया गया था एक स्टार्ट वेलफेयर के लिए। तो एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, NCTP करके एक नया काउंसिल बनाया था, जिसका काम क्या है, वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। NCTP का काम क्या है, वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। और यहां पे जब से ये आपका बिल पास हुआ है राज्यसभा का, आज के न्यूज़पेपर में आया कि इसके जो 2 ट्रांसजेंडर मेंबर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया इन प्रोटेस्ट कि अगर आप ऐसा बिल बना रहे हैं तो हम इस काउंसिल के पार्ट नहीं रह सकते। तो यहां पे इन्होंने एक NCTP बनाया, और दूसरा है स्टेट लेवल पे वेलफेयर बोर्ड्स क्रिएट करे गए हैं, जिनका काम क्या है, यही चीज को चेक करना कि यहां पे जो काम है जो स्टेट लेवल पे है वो वेलफेयर जो है उसका ध्यान रखा जा रहा है। ओके, तो 2019 के लॉ के अंदर में गवर्नमेंट के हिसाब से क्या क्या इश्यूज फेस हो रहे थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस में उसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल का मतलब है ब्यूरोक्रेसी ही उसमें हर्डल क्रिएट कर रही थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो जल्दी से ट्रांसजेंडर का
कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहा है, क्योंकि ही वॉज ऑफ द व्यू कि देयर आर सर्टेन पीपल हु आर क्लेमिंग टू बी ट्रांसजेंडर बट एक्चुअली दे आर नॉट। तो यहां पे ये एक बड़ा हर्डल क्रिएट हो रहा था। सो दे वांटेड, एंड सेकंड प्रॉब्लम वाज कि क्लैरिटी थी, लैक ऑफ क्लैरिटी थी रिजर्वेशन के केस में, कि ये जो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनको ओबीसी में इंक्लूड करो, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको अभी तक ओबीसी में इंक्लूड नहीं करा है ऑफिशियली। तो यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन था कि इनको रिजर्वेशन के ऊपर पे किस तरीके से काउंट किया जाएगा। सेकेंड इज व्हाट अबाउट देयर मैरिज राइट एंड इनहेरिटेंस राइट। ओके, तो अभी तक हमारे जो बाकी के लॉ हैं, हिंदू मैरिज एक्ट हुआ, इंडियन मैरिज एक्ट हुआ है आपका, या सक्सेशन एक्ट हुए आपके, उसके अंदर में इनके ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई राइट ही नहीं। क्या इनके पास मैरिज का राइट है या नहीं है, क्या इनके पास इनहेरिटेंस का राइट है या नहीं है, इसको लेके भी क्लैरिटी नहीं थी। सो ऑल ऑफ दीज बिकेम रीजंस फॉर मेकिंग अ न्यू लॉ। तो यहां पे अब ट्रांसजेंडर पर्संस अमेंडमेंट बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसके मेन क्या चेंजेस हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो वो कर रहे हैं दैट इज रिमूवल ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, कि जो सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी है उसके राइट को डिलीट कर दिया गया है। तो ये जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये सीधे नालसा जजमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। नालसा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ले डाउन करा है कि यहां पे हर पर्सन के पास में सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी का यहां पे राइट है। सेकेंड इज नाउ दे हैव इंक्लूडेड अ मेडिकल बोर्ड रिक्वायरमेंट। अब जो सर्टिफिकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं देगा, वो सर्टिफिकेशन मिलेगा बाय आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम अ मेडिकल बोर्ड हेडेड बाय अ सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर। और यहां पे अगर कोई पर्सन सर्जरी करके चेंज करा रहा है तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग का भी रिक्वायरमेंट है। तो जो यहां पे मेडिकल बोर्ड का नया इंक्लूजन करा गया है, यानी कि जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है वो प्रोसेस एंड हो गया है। थर्ड इज कि यहां पे ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन को भी नैरो डाउन किया गया है। अब यहां पे ट्रांसजेंडर रेस्ट्रिक्टेड है टू सर्टेन स्पेसिफिक सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, यानी कहीं ना कहीं जो हम जिनको किन्नर कम्युनिटी या हिजड़ा कम्युनिटी कहते हैं, अब वो सिर्फ उन्हीं तक ही आपका लाइबल रहे, उन तक ही वो अवेलेबल रहेगा। सेकेंड इज बायोलॉजिकल इंटरसेक्स वेरिएशन, यानी एक्चुअल में यहां पे आपके जो सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स है उसके अंदर में डिफरेंस है, इस वेरिएशन के बेसिस पे ये डिटरमाइन किया जा सकता है कि आप ट्रांसजेंडर में आओगे या नहीं आओगे। क्या क्या एक्सक्लूड करता है? जेंडर फ्लूइड आइडेंटिटीज, कि सम पीपल बिलीव कि दे आर बायसेक्सुअल, या सम पीपल बिलीव कि दे आर हाफ मैन हाफ वुमेन। तो आपकी बिलीफ से फर्क नहीं पड़ेगा, सेल्फ आइडेंटिटी से फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे आप सोशल कल्चरल आइडेंटिटी या इंटरसेक्स बायोलॉजिकल वेरिएशन होंगे तो ही आपको ट्रांसजेंडर में काउंट किया जाएगा। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सो अगर आप अपने आप को एक एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग मानते हैं या लेस्बियन के मानते हैं, तो अब आपको ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। तो उनका जो राइट है वो यहां पे एंड हो गया है। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करे गए हैं कि अगर कोई पर्सन किसी को फोर्स करता है टू बिकम अ ट्रांसजेंडर, या वो किसी भी ट्रांसजेंडर पर्सन को बैगिंग या सर्विट्यूड में इन्वॉल्व करता है, तो यहां पे 5 साल से लेके 14 साल तक की यहां पे पनिशमेंट का भी आपका प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब यहां पे क्रिमिनल प्रोविजंस भी इंट्रोड्यूस्ड है। ओके, अब इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या एक कमेटी बनाई हुई है जिसको हेड कर रही है जस्टिस आशा मेनन। उन्होंने इस बिल को गो थ्रू किया एंड दे हैव बेसिकली रिकमेंडिंग विड्रॉल ऑफ बिल्स, कि इस बिल को यहां पे विड्रॉ कर लेना चाहिए बिकॉज ये डायरेक्टली यहां पे नालसा रूलिंग को वायलेट करता है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पैनल बनाया था कि लेट्स स्टडी दिस स्पेसिफिक बिल, क्या ये बिल जो है नालसा को वायलेट तो नहीं कर रहा है, एंड दे हैव कम अप विद एन एक्सप्लेनेशन कि यस ये यहां पे उसको वायलेट कर रहा है। तो एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को हेड कौन कर रहा है? जस्टिस आशा मेनन। ओके, सो दिस इज विद रिगार्ड टू योर नालसा जजमेंट एंड द सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एज अ ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट पे आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर डिफेंस सेंटर्स राइट टू लेवी सेस सेज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इट। तो एक और टॉपिक है समझने का कि भाई ये सेस जो है गवर्नमेंट कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारे पास में राइट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। स्टेट गवर्नमेंट्स वांट की जो ये सेस और सरचार्ज आप लगाना चाहिए लगाइए, लेकिन इसका पैसा जो है वो स्टेट के साथ में आप शेयर करिए। तो यहां पे ये सारा सेस और सरचार्ज का चक्कर क्या है, एंड सम ऑफ यू माइट इवन नो व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेस और अ सरचार्ज। तो यहां पे हम सेस सरचार्ज समझेंगे और फिर यहां पे जो ये स्टेटमेंट है इसका कंटेक्स्ट क्या है ये भी समझेंगे। तो पहले देखिए, सेस जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास में अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 270 है, एक्सक्लूसिव पावर है टू लेवी सेस एंड सरचार्ज। तो ये जो स्पेसिफिक टाइप के टैक्सेस होते हैं, सेस और सरचार्ज, सेस अलग है सरचार्ज अलग है, इसको लगाने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में इसकी कोई पावर नहीं होती है। एंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इन सेस और सरचार्ज का जो पैसा कलेक्ट किया जाता है दैट इज ओनली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि फाइनेंस कमीशन
जब हमें रिकमेंड करता है कि भाई 41% शेयर जो है टैक्सेस का वो सेंटर और स्टेट में शेयर होना, स्टेट के पास 41% जाना चाहिए, तो उसमें हम जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसमें सेस और सरचार्ज को हम उसमें काउंट नहीं करते हैं। तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स आर डिमांडिंग कि जो सेस और सरचार्ज का पैसा ये भी टोटल आपके टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में इंक्लूड होना चाहिए। ओके लेकिन ये सेस और सरचार्ज होते क्या? तो देखिए, सेस जो होते हैं ये एक टाइप का टैक्स होता है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल। जैसे मैंने किसान सेस लगाया, ओके मैंने एजुकेशन सेस लगाया, लेट्स से मैंने कोविड सेस लगाया। ये सब क्या एग्जांपल्स हैं? ये सब एग्जांपल है एक टैक्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। यहां पे किसान सेस जो था वो आपके फार्मर वेलफेयर का था। एजुकेशन सेस का पैसा सिर्फ एजुकेशन में यूज करा जाएगा। कोविड सेस का पैसा कोविड के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। तो यहां पे जो सेस लगाए जाते हैं दोज आर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ओनली, एंड द रिक्वायरमेंट और द कंडीशन इज कि इट मस्ट बी यूज फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ओनली। तो जिस पर्पस के लिए मैंने उस सेस को लगाया है सिर्फ उसी पर्पस के लिए मैं उसको यूटिलाइज कर पाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है कि ये जो है ये डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं होता है, स्टेट को इसका पार्ट नहीं मिलता है। तो अगर एजुकेशन सेस लगाया है सेंटर ने, जीएसटी के ऊपर एजुकेशन सेस भी लग रहा है एग्जांपल के लिए, तो वहां पर एजुकेशन सेस का जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा। तो यहां पे ये पार्ट होता है, नॉट पार्ट ऑफ डिविजिबल पूल। एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये परमानेंट नहीं हो सकता है, इट इज ऑलवेज टेम्पररी इन नेचर। तो यहां पे अगर मैं कोई सेस लगा रहा हूं सो इट कांट बी कि मैं 10 साल के लिए सेस लगा रहा हूं। ज्यादातर सेस जो होता है वो 2 या 3 साल के लगाया जाता है। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि कोई चेक करने का तरीका नहीं है, गवर्नमेंट को वो चेक नहीं कर पाता, पार्लियामेंट क्या करती है, सेस को टेम्पररी लगाती है 3 साल के लिए और उसके बाद फिर से उसे अगले 3 साल के लगा देती है, रिन्यू कर देती है, फिर 3 साल के रिन्यू कर देती है, फिर 3 साल के रिन्यू करती है। और ये जो 3 साल का प्रोसेस है, 2 साल का प्रोसेस है, ये कभी एंड नहीं होता। कुछ सेसेस ऐसे भी रहे हैं जैसे किसान सेस जो 10-10, 12-12 साल तक कंटिन्यू आपके इंपोज करेगा। ओके तो ये जो है ये बहुत कॉमन अकरेंस है आपकी गवर्नमेंट के अंदर में। सेकंड होता है सरचार्ज। सरचार्ज जो होता है ये एक आपका एक एडिशनल टैक्स होता है जो पहले से एग्जिस्टिंग टैक्स है उस पर लगाया जाता है। तो यूजुअली ये होता है कि अगर आप, जैसे इनकम टैक्स का एग्जांपल दूं मैं, अगर इनकम टैक्स में आप लेट्स से कि हायर ब्रैकेट में फॉल करते हो, 30% टैक्स लगता है, लेकिन आपकी जो टोटल इनकम भी है वो लेट्स से 2 करोड़ को क्रॉस करती है। तो लेट्स से अगर 2 करोड़ पे आपको 30% का टैक्स ब्रैकेट में आप आ रहे हो, उतना टैक्स आप कैलकुलेट करके दोगे, प्लस गवर्नमेंट कहेगी कि आपको 2% और सेस देना है इसके ऊपर पे, सॉरी सरचार्ज और पे करना है। तो आप जो टैक्स पे कर रहे हो उस पे आपको 2% का और सरचार्ज भी पे करना है। तो यहां पे एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, बट इट इज फॉर जनरल पर्पसेस, यानी कि ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं होता, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये आप जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन ये भी स्टेट के साथ शेयर नहीं होता है। और अभी रिसेंटली, अभी क्या कई टाइम से हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर में देखा गया है कि हर साल सेस और सरचार्ज का जो टोटल टैक्स में कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि टोटल टैक्स कलेक्शन जो है वो तो ऐसे इंक्रीज हो रहा है और सेस सरचार्ज ऐसे इंक्रीज हो रहा है। यानी सेस सरचार्ज जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है उनका अमाउंट जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। ओके तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि भाई देखो हमारे पास ये पावर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने 271 में दी है। ओके 271 में हमें ये पावर दी गई है सेस और सरचार्ज लगाने की। और यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि यहां पे जो टैक्स डिवॉल्यूशन करा जाता है 41%, उसके बाद में भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बहुत सारी स्कीम्स करती हैं दोज आर गिवन टू स्टेट्स ओनली, उसका भी बेनिफिट स्टेट्स को मिलता है। और करीब करीब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 105% ऑफ टैक्स जो कलेक्ट करती है, उतना यहां पे जो सेस और सरचार्ज का कलेक्शन करती है उसका 105% वो स्पेंड करती है। तो यानी कि अगर वो कह रही है कि हम सेस और सरचार्ज का 100 रुपए कलेक्ट करते हैं तो हम 105 रुपए स्टेट गवर्नमेंट्स पे खर्च करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन सेस मैंने अगर लगाया तो एजुकेशन में पैसा लगेगा, तो ये पैसा कहां लगेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की थोड़ी ना अलग से स्कीम्स है, कोई स्कूल्स हैं, कोई पैसे केंद्रीय विद्यालय हैं, बट यस मतलब जो ज्यादातर पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल्स को ही दिया जाता है, कॉलेज को दिया जाता है। तो ये एजुकेशन सेस है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रही है कि इस पैसे को वहीं पे यूटिलाइज किया जाता है। ओके तो दिस इज विद रिगार्ड टू सेस एंड सरचार्ज। आ जाते हैं हम इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर पे। आपके यहां से मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपके हिंदू में कवर नहीं हुई है, सिर्फ यहां पे हुई है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है क्यूएस, क्वारेली साइमंड्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है क्यूएस, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स प्रोवाइड करती है हमें, और इसकी लेटेस्ट रैंकिंग आई है सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज।
ओके, सब्जेक्ट के हिसाब से इन्होंने रैंकिंग प्रोवाइड्स करी है। करीब 1900 इंस्टीट्यूशन और 100 कंट्री से ज्यादा में इन्होंने यहां पे जाके सर्वे करा है और उसके बाद इंडिया की हमारे पास परफॉर्मेंस आ चुकी है। तो इंडिया जो है, अगर टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट देखा जाए जो इस वर्ल्ड रैंकिंग्स में आई है, तो उस नंबर पे इंडिया 4th नंबर पे। ओके, फर्स्ट पे सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज किसकी है? यूएस की है। सेकंड पे चाइना की है। थर्ड पे यूके की है। फोर्थ पे इट इज इंडिया। ओके, फोर्थ पे है इंडिया। और इसकी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? इसकी नंबर इंस्टीट्यूशंस में काउंट करा जाए तो 4th नंबर पे इंडिया आता है। 99 इंस्टीट्यूशंस हैं। पिछले वर्जन में 25 के अंदर में हमने 79 यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड करवाया था। करवाया क्या था? हमारी काउंट हुई थी इसके अंदर में, और अब 99 इसके अंदर में काउंट हो रही हैं। तो यूएस, चाइना, यूके के बाद इंडिया 4th नंबर पे। इंडिया से सबसे पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस कौन सी हैं? तो अगर मिनरल माइनिंग में देखा जाए तो इंडिया की टॉप है आईआईटी ISM। इट इज योर स्कूल ऑफ माइंस। ओके, आईआईटी जो है ये माइंस की आपकी आईआईटी है धनबाद के अंदर में। इसकी रैंक 21 आई है वर्ल्ड के अंदर में मिनरल और माइनिंग इंजीनियरिंग में, और ये इंडिया की फर्स्ट रैंक है। IIM अहमदाबाद, आई एम श्योर मैनेजमेंट में आपको पता है फर्स्ट रैंक है ये। और वैसे ये वर्ल्ड में रैंक 21 है, बिजनेस मैनेजमेंट में भी और मार्केटिंग कोर्सेज में भी। नेक्स्ट इज योर IIT खड़गपुर जो फर्स्ट आया है माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर में, रैंक 22 है। ओके, सेकंड है, सॉरी, माइनिंग इंजीनियरिंग में फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। कंप्यूटर साइंस जो है इसमें इंडिया बहुत एक्सेप्शनली वेल कर रहा है। देयर आर 6 इंस्टीट्यूशंस इन द ग्लोबल टॉप 100 इन कंप्यूटर साइंस, जिसमें नंबर 1 रैंक IIT बॉम्बे की और फिर IIT दिल्ली के 44-45, यानी कि फर्स्ट 43 कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी में कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं आती है। ओके, वीक एरियाज कौन से हैं? तो आप में से बहुत सारे जो क्लैट देते हैं आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में ही पढ़ रहे हो, राइट? लेकिन इंडिया का जो रिकॉर्ड है इसमें बहुत ही पुअर है। कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप 100 में भी फॉल नहीं करती। सबसे यूपर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसकी भी रैंक है वर्ल्ड में 231। यानी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के लिए अगर आप हायर स्टडीज करना चाहो तो करंटली 200 में भी कोई इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है। लाइफ साइंसेज मेडिसिन में भी देखो तो एम्स जो है आपका, एम्स दिल्ली जो है वो आपका 217 पे है। तो नीट एग्जाम देके जो आप जो लकी 80-100 स्टूडेंट्स होते हैं दे गो टू एम्स दिल्ली, उसमें भी आपकी जो रैंक है वो 217 है वर्ल्ड में, आप अगर बात करो लाइफ साइंसेज और मेडिसिन वाली यूनिवर्सिटीज की। ओके, सो दिस इज विथ रिगार्ड टू योर डिफरेंट QS इंडिया, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। नेक्स्ट पे आते हैं, नथिंग मैंडेटरी, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस पिटीशन अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्कुलर ऑन वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो आपका नेशनल सॉन्ग है, इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चैलेंज किया गया था। एक सर्कुलर आया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, विच वाज रिगार्डिंग कि आपको यहाँ पे फुल सॉन्ग को आप प्ले करना ऑफिशियल इवेंट्स में। तो इसका ये वंदे मातरम टोटल कितने स्टैंजाज हैं, इसकी कंट्रोवर्सी क्या है, कितने स्टैंजाज पहले अलाउ थे, अब पूरा गाया जा रहा है, ये सब क्या है इसको हम समझने वाले हैं। तो यहां पे क्या है, मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी करी। एडवाइजरी मतलब मैंडेटरी नहीं होती है, ऑफिशियल इवेंट्स पे उन्होंने एडवाइस दी है कि आपको फुल सॉन्ग ही सिंग करना है, नॉट दी हाफ वन। तो यहां पे इसकी हिस्ट्री क्या है सॉन्ग की? तो रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। 1875 वॉज द ईयर जब इसे लिखा गया था, और बाद में लिखा तो पहले गया था, बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक बहुत फेमस नॉवल है आनंद मठ, उस आनंद मठ के अंदर में वंदे मातरम को इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो ये जो आनंद मठ है ये एक रिबेलियन पे बेस्ड है जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हुई थी, और आपके यहाँ के जो संत हैं, सन्यासी हैं, उन्होंने रिबेलियन करा था। तो सन्यासी रिबेलियन पे बेस्ड जो आनंद मठ है उसमें वंदे मातरम इनकॉर्पोरेट हुआ, और उसके बाद में इस आनंद मठ बिकेम वेरी पॉपुलर और वंदे मातरम बिकम वेरी पॉपुलर। ओरिजिनली इसको संस्कृताइज बंगाली में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसको सिंप्लीफाई बंगाली और संस्कृत में करा गया। ओके, फ्रीडम मूवमेंट में इसका रोल क्या रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका था स्वदेशी मूवमेंट में, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उसके पास में, और तब जो मेन वहां पे स्लोगन यूज किया जाता था दैट वाज वंदे मातरम। फिर इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में जो 1896 में हुआ था वहां पे भी सिंग किया गया था, और सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, और हमारा ही नहीं एक और कंट्री का नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, तो वो कंट्री कौन सी है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, इसके अलावा पार्टीशन ऑफ बंगाल या स्वदेशी मूवमेंट में इसको यूटिलाइज किया गया था। अब आते हैं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के ऊपर पे। तो जो आपका ये सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग है, इसके टोटल 6 स्टैंजाज हैं। तो 6 स्टैंजाज हैं इसके अंदर में इस तरीके से जो गाए जाते हैं। इसके जो पहले 2 स्टैंजाज हैं दे टॉक अबाउट द कंट्री की कितनी ब्यूटीफुल हमारी कंट्री है, लेकिन जो बाद में 4 स्टैंजाज हैं जो आनंद मठ में भी ऐड करे गए, उसके अंदर में रिलीजियस इमेजरी है। यहां पे दुर्गा को, लक्ष्मी को, इन सबको यहां पे यूज किया गया है स्टैंजाज के अंदर में। तो प्रॉब्लम है कि जो इस्लाम है
उसके अंदर में आप कोई भी रिलीजियस जो सिंगिंग है वो नहीं कर सकते हो, आप दूसरे गॉड्स की यहाँ पे बड़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए आप गाने नहीं गा सकते हो। सो द मुस्लिम लीग एंड द मुस्लिम कम्युनिटी वाज अगेंस्ट यूजिंग दिस स्पेसिफिक वंदे मातरम पार्ट। तो इसलिए जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड करा विद रिगार्ड टू कि हमें किसको हमारा नेशनल एंथम बनाना चाहिए, नेशनल सॉन्ग बनाना चाहिए, तो 24 जनवरी 1950 वाज द डेट। 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, 24 जनवरी को डिसाइड किया जाता है कि जनगण मन हमारा नेशनल एंथम होगा और हमारा वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग होगा। ओके, लेकिन जब भी किसी ऑफिशियल फंक्शन में इसको गाया जाएगा वंदे मातरम को, तो पहले 2 स्टांजास को ही यहां पे यूटिलाइज किया जाएगा। ओके, अब इसके क्रिटिसिज्म भी बहुत बार हुए हैं, नॉट दिस पार्ट बट द होल पार्ट। तो महात्मा गांधी ने बोला कि कंपल्सरी सिंगिंग हमेशा गलत होती है, किसी को भी आपको कंपल्सरी नहीं करना चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पे इसके जो 4 स्टैंजास हैं उनको यहाँ पे मना किया था, और इसीलिए 1937 के कांग्रेस में डिसाइड हो गया था कि हम इसके फर्स्ट 2 स्टैंजास को ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये एडवाइजरी ले डाउन करती है, ओके, ये एडवाइजरी ले डाउन करती है कि आपको पूरा 6 के 6 स्टैंजास गाने हैं, तो इस वजह से इस पे कंट्रोवर्सी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे इस कंट्रोवर्सी को क्लियर कर दिया है, क्लेमिंग कि इसमें कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। तो मैंडेटरी नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आपको यहां पे फोर्स किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आपको लगता है ना आपके साथ आपको फोर्स किया जाए, तो हमारे डोर्स हमेशा ओपन है, आप कभी भी आगे इस चीज को हमारे अगेंस्ट में हमारे पास कंप्लेन कर सकते हो और हम प्रॉपर एक्शन यहां पे लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये तो रिलेटेड ही न्यूज है जो अभी हमने 24 को पढ़ी थी। वर्ल्ड टीबी डे होता है मार्च 24 को। तो मार्च 24 को हमने पढ़ा था कि भाई इंडिया का जो एलिमिनेशन टारगेट है वो 2025 है। अब हम 2026 में आ चुके हैं एंड वी नो कि ये अचीव नहीं हुआ है। ऑफिशियली नया टारगेट क्या है वो हमने डिक्लेयर नहीं करा है, गवर्नमेंट ने अभी तक डिक्लेयर नहीं करा है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने लॉन्च करा एक 100 डे का एक एलिमिनेशन कैंपेन। ओके, 100 डे का एक एलिमिनेशन कैंपेन यहां पे लॉन्च करा है, जिसके अंदर में अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने वाले हैं और न्यूट्रिशन एड को भी यहां पे 30 डेज की बजाय हर 15 डेज के अंदर में पेमेंट करने वाले हैं। तो यहां पे ये वाला पार्ट हमने कल सारा कवर किया ही है कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, थीम क्या थी, ग्लोबल टारगेट क्या है, और इंडिया का टारगेट जो 25 का है वो मिस हो चुका है। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था कल ही। ओके, इन केस आपको डिटेल में पढ़ना है, आप 24 मार्च का यहां पे न्यूज एनालिसिस देख सकते हो। देन मोर डेटा टू यू ऑल कि भाई टीबी इन इंडिया कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट टीबी बर्डन ग्लोबली यहां पे बेयर करता है, सबसे ज्यादा की केसेस भी सबसे ज्यादा यहीं पर ही है। 25%, 1/4 केसेस, एवरी 4th केस ऑफ टीबी इज इन इंडिया। ठीक है, अब यहां पे इंसिडेंट जो है वो कम भी हुआ है, 21% केसेस कम हुए 2015 से 24 के बीच में, नंबर ऑफ डेथ्स भी कम हुई है, फिर भी इंडिया जो है वो 25% बर्डन को करता है। तो यहां पे जो WHO का माइलस्टोन गोल रिक्वायरमेंट था वो ये था कि 2025 तक इट शुड बी रिडक्शन ऑफ 50% और मॉर्टेलिटी शुड बी 75%। तो हम उसका सिर्फ आधा, यहां के इसमें हाफ और यहां पे 1/3 ही अचीव कर पाए। तो गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजी क्या बनाई है कि हम 100 डे टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम AI को यूज करेंगे टीबी के पेशेंट्स को स्क्रीन करने के लिए। AI की हेल्प से हम यहाँ पे ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन कौन टीबी के पेशेंट्स हैं या नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं ये हमने पहले डिस्कस करे हैं परसों 24 को। NTEP था, निक्षय पोर्टल है, निक्षय पोषण योजना है, 1000 पर मंथ न्यूट्रिशनल सपोर्ट है यहाँ पे। ओके, तो इसको 15 डेज में प्रोवाइड किया जाएगा। एक हमने टीबी मुक्त अभियान स्टार्ट किया था, टीबी हारेगा देश जीतेगा, और उस वजह से हमारे पास 2 सक्सेस स्टोरीज हैं, विच इज फर्स्ट इज कि इंडिया का पहला यूनियन टेरिटरी जो टीबी फ्री है वो है लक्षद्वीप, और इंडिया की पहली टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट है आपकी बुडगाम जम्मू कश्मीर में, बुडगाम जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये दोनों चीजें भी हमने उसमें कवर करी थी। ठीक है, नेक्स्ट और फाइनल एक वन लाइनर पे आ जाते हैं। यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेट्स अफ्रीकन स्लेव ट्रेड एज ग्रेव क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो और वर्ल्ड पेज देखोगे तो वर्ल्ड पेज के ऊपर पे 4 ऐसे छोटे छोटी न्यूज आती हैं। ओके, तो यूजुअली आप तो इनको स्किप ही करते होगे, लेकिन यहां पे आज एक कॉलम में ये फोटोग्राफ आई और उसमें न्यूज आई छोटी सी कि यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है कि जो अफ्रीकन स्लेव ट्रेड आज से 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में बहुत कॉमन थी, जिस वजह से आप देखोगे कि यूएस के अंदर में यू सी अ लॉट ऑफ ब्लैक कम्युनिटी, कैरिबियन आइलैंड्स में यू सी अ लॉट ऑफ ब्लैक कम्युनिटी। तो अफ्रीका की जो ब्लैक कम्युनिटी है यू वुड सी कि उनकी बहुत सारी कंट्रीज में उनकी जनरेशन है, यूरोप में बहुत सारी है। सो हाउ डिड दीज ब्लैक पीपल वेंट देयर?
या वो कैसे पहुंचे वहां पे, तो वो खुद नहीं गए थे, उनको स्लेव ट्रेड के अंदर में ले जाया गया था। तो अब यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा है कि ये जो अफ्रीकन स्लेव ट्रेड आपके 16 से 19 सेंचुरी के अंदर में वेरी कॉमन थी, तो करीब 400 साल तक यहां पे स्लेव ट्रेड जो था वो बहुत कॉमन था। ये एक ग्रेव क्राइम है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट इज वन ऑफ द ग्रेवेस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर करा है। तो यहां पे यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर कैसे करती है, तो यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली में कोई एक रेजोल्यूशन लेकर आएगा इसको लेके कि हमें इसको डिक्लेयर करना है, और फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो इस पे वोटिंग करेगी। तो यहां पे जो वोटिंग हुई है, यहां पे जो वोटिंग हुई है उसको 123 ने अडॉप्ट किया है, इंडिया ने भी इसके फेवर में वोट किया है। 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने अगेंस्ट वोट करा है, विच इज यूएस, इजराइल एंड अर्जेंटीना। दीज आर द कंट्रीज जिन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट करा है कि हम इसे इस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर क्या होगा, यहां पे एक हायरार्की क्रिएट हो जाएगी कि ये वाला ऑफेंस तो ये तो ग्रेवेस्ट है, ये ग्रेवर था, ये ग्रेव है। तो इन्होंने एक ये बहुत ही रैंडम सा यहां पे रीजन दिया है। द रीजन बीइंग कि यूएस इज दैट कंट्री विच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी और वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वॉल्वर ऑफ स्लेव ट्रेड। ओके, और इनको डर यहां पे ये है कि हमने इसको ग्रेवेस्ट क्राइम डिक्लेयर कर दिया तो हमने बहुत ग्रेव क्राइम करें। जैसे इजराइल इज अ कंट्री जो अभी हमास के अंदर में उसके केस चल रहा है क्राइम ऑफ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का, तो यहां पे उसके अगेंस्ट हो जाएगा। अर्जेंटीना ने भी कई बार यहां पे जो आपके क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है उनको सपोर्ट किया है या उसमें इन्वॉल्व रहा है। सो दीज आर द 3 कंट्रीज जिन्होंने इसमें वोट करा है अगेंस्ट में, और 52 कंट्रीज ने एब्सटेन करा है, जिसमें ऑब्वियसली यूके और यूरोपियन यूनियन में आपका स्पेन है, फ्रांस है, पोर्चुगल है। दीज वर द कंट्रीज जो इस ट्रेड के अंदर में इन्वॉल्व थे। ओके, और इसके अंदर में ज्यादातर जो सबसे इनह्यूमन ट्रेवल होता था उसको कहते थे मिडिल पैसेज। ओके, उसको कहते थे मिडिल पैसेज। और मिडिल पैसेज किसे कहा जाता था, जब यहां पे स्लेव्स को ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट किया जाता था, इंस्लेव करके ट्रांसपोर्ट किया जाता था अक्रॉस अटलांटिक अंडर इनह्यूमन कंडीशन। तो शिप में भर के एक नीचे एक बेसमेंट के अंदर में भर के शिप के अंदर में लेके जाया जाता, उनको बांध के कहां से, अफ्रीका से उठाया जाता था और उनको अटलांटिक क्रॉस करके अमेरिका में, कैरिबियन आइलैंड्स में, यूएस में, कनाडा में, साउथ अमेरिका में, वहां पे इनको जाके अलग अलग लेबर वर्क के लिए लगाया जाता था, स्लेव बनाया जाता था। ओके, देयर आर लॉट ऑफ मूवीज ऑन स्लेव ट्रेड इन यूएस ऑल्सो। ओके, तो एनीवे, तो ये जो ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड होती थी, इसको अब यूनाइटेड नेशन ने क्या करा है, ग्रेवेस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी डिक्लेयर करा है। तो इसका इंप्लीकेशन क्या होने वाला है, इसका इंप्लीकेशन कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज ये नॉन बाइंडिंग है। तो यस, एक मैसेज सेंड करा है, लेकिन वैसे इसका कोई भी इंप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की बहुत सारी न्यूज़ेस, बट सारी न्यूज जो है काम की है, समझने की है, पढ़ने की है। तो अगर आपको समझ में आई है तो लेट्स नाउ डू व्हाट, लेट्स लुक एट द 20 जीके क्वेश्चंस एंड साथ में एक बोनस क्वेश्चन भी है। ओके, रेणु यादव ने आंसर किया है बिल्कुल सही, बांग्लादेश, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इट इज बांग्लादेश, जिसका भी नेशनल एंथम जो है अमर सोनार बांग्ला, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। ओके, तो चलिए लेट्स सी कि आप इनको आंसर कर पाते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। तो आप कैसे करना है, 1A 1B 1C 1D, इस तरीके से आपको आंसर करना है। पहला सवाल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इट इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज, कौन से 2 कंट्रीज के बीच में आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लोकेटेड है। सो इट इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज, एनीवन हु कैन आंसर दिस। ईरान इराक के बीच में है क्या, नहीं। कतर बहरीन, नहीं। सऊदी अरेबिया यूएई, नो, इट इज बिटवीन ईरान एंड ओमान। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। लेट्स सी आप सेकंड आंसर कर पाते हैं क्या। लेट्स लुक एट द सेकंड वन, क्या सेकंड को आंसर कर पा रहे हैं क्या। व्हाट ट्रिगर्ड द रीसेंट एस्केलेशन इन द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो आपको एग्जैक्टली ट्रिगर बताना है, तो आज हमने डिस्कस भी करा है। सो वाज द ट्रिगर क्लोजर ऑफ सूज कैनाल, अटैक ऑन ऑयल टैंकर्स, असैसिनेशन ऑफ अली खमीनी या न्यूक्लियर टेस्ट बाय ईरान। सो इट इज ऑप्शन बी। तो सेकंड का आंसर है असैसिनेशन ऑफ अली खमीनी, सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। थर्ड पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन स्टेट एक्टर इज इनकरेक्टली मैच विद बेस रीड। बहुत ही अच्छे सवाल हैं आज के, बहुत ही अच्छे सवाल है। थर्ड बहुत ही अच्छा सवाल है कि आपको बताना है ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये किस कंट्री में एक्टिव है। तो हिजबुल्लाह लेबनान में, बिल्कुल सही है। हमास गाजा स्ट्रिप में, बिल्कुल सही है। हुतीज यमन में, बिल्कुल सही है। टीटीपी, अगर टीटीपी का फुल फॉर्म पता है तो शायद आप कर पाओ, क्योंकि टीटीपी स्टैंड्स फॉर तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। तो ये ईरान वाला गलत है, तो थर्ड का आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फोर्थ।
Which countries are considered potential neutral mediators in West Asia peace negotiation? So they are going to be पाकिस्तान एंड तुर्की। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए। ऑब्वियसली इजराइल तो हो ही नहीं सकता है, तो ये इजराइल तो मीडिएटर कैसे होगा, क्योंकि ये तो खुद एक पार्टी है। ओके, पहली बार आईएनडीसी कब सबमिट हुए थे? तो इफ यू रिमेंबर 2015 में पेरिस एग्रीमेंट था, उससे जस्ट पहले हमने सबमिट करे थे 2015 में। तो फिफ्थ का आंसर है बी। फोर्थ का आंसर दिया आपने ए, बिल्कुल सही, फिफ्थ का बी है। लेट्स सी सिक्स का कर सकते हैं क्या आप आंसर? सिक्स्थ है आपका एनडीसीज आर टू बी रिवाइज एट व्हाट इंटरवल। तो जो नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको कितने साल में हमें अपडेट करना है? एवरी 2 years, 3 years, 5 years और 10 years? इट हैज टू बी डन एवरी 5 years। सिक्स का आंसर है सी। सेवेंथ, इंडिया अनाउंस इट पंचामृत क्लाइमेट कमिटमेंट्स एट विच सीओपी? कौन से सीओपी पे इंडिया ने अपने पंचामृत करे थे? तो मैंने आपको बताया है 2021 में सीओपी हुई थी, सीओपी ग्लासगो में, और वो सीओपी नंबर कौन सी थी? दैट वो सीओपी नंबर 26। तो सेवेंथ का आंसर है डी। आसान सवाल नहीं है, इसलिए आई डोंट थिंक आप लोग आंसर कर पा रहे हो, या आपने आज भी क्लास अच्छे से नहीं अटेंड करी है। नेक्स्ट, इंडिया एम्स टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय विच ईयर? नेट जीरो एमिशन इंडिया कब तक अचीव करना चाहता है? सो इट इज टू बी अचीव्ड बाय 2070। एट का आंसर बी। नाइन्थ, what is India's target for non-fossil fuel based installed electricity capacity by 2035? इंडिया का नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का टारगेट 25 का क्या है, कितना परसेंट है? इट इज 60%। तो नाइन्थ का आंसर है सी। एट्थ का बी दिया, बिल्कुल सही, नाइन्थ का सी है। टेंथ, व्हाट डज उड़ान स्टैंड्स फॉर? अर्बन डेवलपमेंट एयर नेटवर्क, यूनिफाइड डोमेस्टिक एविएशन नेटवर्क, उज्जवल देश एयर नेटवर्क? नो, इट इज उड़े देश का आम नागरिक। तो टेंथ का आंसर है ए। 11th का, उड़ान स्कीम किस साल में आई थी? सो इट वाज लॉन्च्ड इन 11th का आंसर है सी। लेट्स सी 12th, इफ यू कैन आंसर 12th वन। नालसा जजमेंट रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर पर्सन एज विच कैटेगरी? नालसा जजमेंट ने ट्रांसजेंडर पर्सन को किस कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया था? स्पेशल कैटेगरी सिटीजन नहीं, माइनॉरिटी ग्रुप नहीं, बैकवर्ड क्लास नहीं, थर्ड जेंडर। तो 12th का आंसर है ए। 13 पे आ जाते हैं, विच अथॉरिटी हैज द सोल पावर टू इंपोज सेस एंड सरचार्जेस इन इंडिया? किसके पास में है सोल पावर सेस सरचार्ज की? तुमने पढ़ा है, इनके पास नहीं है, इनके पास भी नहीं है, इनके पास है। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल सही आंसर है आपके। 12th का भी आंसर आपने ए बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट 14th। ओके, रेवेन्यू कलेक्टेड थ्रू अ सेस मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन विच मैनर? बहुत अच्छा सवाल है। सेस अगर आपको समझ में आ गया था तो आप इसको कर पाओगे। क्या सेस का पैसा आरबीआई को ट्रांसफर होता है? नहीं। स्टेट के साथ शेयर होता है? नहीं। ना सेस का होता है ना सरचार्ज का होता है। किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। द रिक्वायरमेंट इज सेस का पैसा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए ही यूटिलाइज होना चाहिए, विच मीन्स 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल सही रेनू, गुड, यू हैव गिवन ऑल द राइट आंसर्स, विच मीन्स यू आर पेइंग अटेंशन इन द क्लास। नेक्स्ट पे आते हैं 15th, हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूशंस आर फीचर्ड इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? स्पेसिफिक वन लाइनर है जो आपकी आज ही न्यूज एनालिसिस में पढ़ाया गया है। पहले 79 थी, तो इसलिए ए करेक्ट नहीं है। अब जो है वो सिर्फ 89 इंक्रीज नहीं हुई है, वो 109 नहीं हुई है, वो हो चुकी है 99। तो 15 का आंसर बिल्कुल सही दिया आपने, आंसर सी हो जाएगा। 16 पे आते हैं, कौन सी वो कंट्री है जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं? ओके, तो फर्स्ट पे कौन है? इंडिया किस नंबर पे? इंडिया 4th पे था, थर्ड पे यूके है, सेकंड पे चाइना है, और फर्स्ट पे है यूएस। तो 16 का करेक्ट आंसर डी। 17 पे आते हैं, हु ऑथर्ड द सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम सॉन्ग किसने लिखा है? 17 का आंसर आप क्या दोगे? 16 का आंसर डी है। इट्स नॉट बी, इट इज डी। आपसे फर्स्ट पे पूछा है, फर्स्ट पे यूएस है, यूके थर्ड पे है। ओके, 17 वंदे मातरम सॉन्ग किसने ऑथर किया था? औरोबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर नायडू? नहीं, इट वॉज बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो 17 का आंसर ए बिल्कुल सही। नाउ 18 पे आ जाते हैं। 18th,
द इवेंट्स इन वंदे मातरम आर एसोसिएटेड विच हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। तो देखिए आसान सवाल नहीं है, बहुत स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जल्दीबाजी करेंगे और बी टिक कर देंगे। स्वदेशी मूवमेंट में पॉपुलराइज हुआ था, लेकिन सवाल क्या है कि जो वंदे मातरम है ये एसोसिएटेड किससे है, कौन सा वो इवेंट है जो वंदे मातरम में, जिसके बारे में, जिसके कंटेक्स्ट में वंदे मातरम को सिंग किया गया है, तो वो है आपका सन्यासी रिबेलियन। तो 18th का आंसर हो जाएगा सी। 19 देखते हैं, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। टीबी जो है ये किस ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है, इज इट वायरस, फंगई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। तो वी नो दिस, हमें पता है अच्छे से कि टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, जो एक बैक्टीरिया है। तो 19th का आंसर हो जाएगा डी। 20th देखते हैं, ग्लोबल टारगेट ईयर टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस। तो इंडिया का 25 था, अब इंडिया ने नेक्स्ट क्या होता है वो पता नहीं हमें, और ग्लोबल टारगेट WHO का है 2030 तक हमें उसे एलिमिनेट करना है। तो 20th का आंसर हो जाएगा बी। ओके, फाइनली देख लेते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत ही अच्छा सवाल है। विच यूटी इज अमंग द फर्स्ट डिक्लेयर टीबी फ्री रीजन इन इंडिया। इनमें से कौन से वो यूटी है जिसने अपने आप को टीबी फ्री डिक्लेयर करा है। सो दैट कंट्री, दैट्स यूटी इज यूनियन टेरिटरी इज यूटी ऑफ लक्षद्वीप। तो 21st का आंसर हो जाएगा ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के 21 जीके क्वेश्चंस अलोंग विद द न्यूज एनालिसिस व्हिच वी डिड टुडे। तो आई होप आपको न्यूज एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, एंड इन केस ऑफ एनी कमेंट फीडबैक यू कैन ऑलवेज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। सो विद दिस मैसेज लेसन टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।